साइकोलॉजिकल इश्यूज विद स्टूडेंट्स और उसको हम कैसे सॉल्व करें, ये बहुत हमारे लिए अहम मुद्दा है। क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि हम लोग बिल्कुल वक्त मुकर्ररा पर प्रोग्राम को शुरू करेंगे। ज़्यादा तमहीद न मानते हुए, तमहीद को तवील न करते हुए, मैं जनाब कारी वसीम अहमद सर से दरख्वास्त करूँगा कि तिलावत कुरान से आज की इस वर्कशॉप का आगाज़ करें। कारी मोहम्मद वसीम साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी आवाज़ में, मीठी आवाज़ में हमने कुरान तिलावत सुनी और जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग यहाँ पर लर्निंग के लिए आए हैं और इस नियत से आए हैं कि जो चीज़ सीखेंगे इंशाअल्लाह उसको अमल में लेकर आएंगे। और आज जो पहला हमारा लेक्चर होने वाला है मैम का, साइकोलॉजिकल इश्यूज इन स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड इट्स सॉल्यूशन, मैम का जो लेक्चर होगा उसके बाद में आप लोग, आपके कुछ सवालात हैं, कुछ सवालात हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं। आपके पास पेन और पेन मौजूद है, तो आप कोई भी आपके जहन में कोई बात आती है लेक्चर से मुताबिक या आपके टीचिंग एक्सपीरियंस के से कोई चीज़ निकल के आती है या कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की आती है, तो आप उसको नोट करके रखें। और मैं बिल्कुल अब मैम के और आपके बीच में हाइल ना होते हुए दावत देता हूँ डॉक्टर खालिदा दुल्हाने मैम को। मैम पॉलिटिक्स है जो प्रेसिडेंट ने दी है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं। गुड मॉर्निंग बोला मतलब सबके तक हमारी विशेष पहुँच गई, ठीक है। तो अभी जो एक शुरुआत के तौर पर मैं बात करूँ कि सर ने बोला कि हम लोग बाद में कुछ आंसर्स करें, उसकी जगह मैं चाहती हूँ कि कोई लेक्चर, जैसे कि आप अभी अगर आपके इश्यूज आएंगे तो जो बोरियत वर्ड यूज़ की जाती है हमारे यहाँ जो बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम, इससे ही मैं शुरू करती हूँ। क्योंकि लेक्चर देने का काम तो मैं बहुत करती हूँ और सेमिनार्स और ये सब चलते रहते हैं। इसमें क्या होता है कि वन में ट्रैफिक होता है और सिर्फ हम बोलते रहते हैं, सामने वाला सुन रहा है। यही बात हमारे क्लास के बच्चों के लिए भी होती है। टीचर्स बोलता रहता है, बच्चों की आँखें आपकी आँखों में होती हैं और आप सोचते हैं कि वो सब समझ गए, लेकिन उसके बाद भी वो दिमागी तौर पर कहीं और होता है। तो मैं सोचती हूँ कि हम लोग बहुत मैच्योर हैं, हमको वही चीज़ें जो बार बार किताबों में होती हैं या हमारे खुद के लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनमें वो सब चीज़ें हमने महसूस की होती हैं, उन्हीं को मैं रिपीट करना नहीं चाहूँगी, मैं आपका बहुत करवा दूँ।
तो हमारी भी ये कोशिश है कि हम लोग कुछ ऐसी बात करें जो फ्रूटफुल हो, जो आप लोगों के लिए कहीं फ़ायदा दे सके। तो इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन बीच में कर सकते हैं। कोई मेरा ऐसा कोई लेक्चर प्रिपेयर नहीं है। मैं आप लोगों के साथ सिर्फ एक मतलब वन वे ट्रैफिक ना करते हुए टू वे बात करना चाहती हूँ, रेसिप्रोकल प्रोसेस की बात करना चाहती हूँ, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहे। हम इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम एक बार में सारी चीज़ें कर भी नहीं पाएंगे। कुछ चीज़ें हम ऐसी भी रखेंगे जो पर्सनल लेवल पर आपके स्कूल्स में आकर के आपको मैं हेल्प कर सकती हूँ, आपके स्टूडेंट्स को भी बुलवा सकती हूँ और उनके पेरेंट्स को भी और आपको। तो हम उसमें बाद में भी चर्चा कर लेंगे। मैंने अपनी तरफ से कुछ बात सोचने की ये जो कोशिश की है कि बच्चे वर्ड ही हमारी लाइफ में जब शुरुआत होती है, हम स्कूल टीचर्स हैं, कॉलेज टीचर्स हैं, तो या फिर हम पेरेंट्स हैं, तो बात हमारे पास सिर्फ बच्चों से शुरू होती है और शायद हमारी जो रात होती है वो बच्चों पे ही बात करके खत्म होती है। हम सब इसी दायरे में रहते हैं। तो ये जो बच्चा वर्ड यूज़ करते हैं या जो आपको कहा जाता है कि अभी मैंने वर्ड यूज़ किया कि आप लोग मेच्योर हैं, या मैं बोलूँ कि मैं अब एक ओल्ड एज में आ गई हूँ, तो ये जो एजेस हैं, जो स्टेजेस हैं हमारी लाइफ के अंदर, ये एक प्रक्रिया के रूप में, प्रोसेस के रूप में चल रही हैं। तो हमारे अपने हर स्टेज में, हर एज में, चाहे वो हमारा बचपन हो या हमारा एडल्ट हो या हमारा बुढ़ापा या ओल्ड एज हो, सभी में एक स्टेज से गुजरता है। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इसके अंदर इसमें जो चीज़ जुड़ी हुई है वो होती है हमारा बिहेवियर। हम जो भी कर रहे हैं वो हम एक किसी चीज़ के लिए जो हमारा बिहेवियर हो रहा है वही जिम्मेदार होता है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब आप लोग वही बात है कि आप मैच्योर हैं, तो आप बहुत ही तरीके से चुपचाप मेरी बात को सुन रहे हैं क्योंकि मैं आपके लिए गेस्ट हूँ या मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, तो आपका कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन होगा। तो ये बिहेवियर क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर एक मेच्योरिटी है, हमारा IQ लेवल थोड़ा सा उन बच्चों से अलग है। लेकिन यही चीज़ हमारी क्लासरूम में नहीं है। क्लासरूम में आप एज ए टीचर एक मेच्योर पर्सनालिटी है, लेकिन बच्चे जो हैं वो इमेच्योर हैं। तो ये जो फ़र्क है जो हमारे और बच्चों के बीच में, ये बहुत सारे प्रॉब्लम को हमारे सामने लेकर आता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस केवल स्टेज के एज में नहीं होती, हर स्टेप पे आते हैं। तो मैं जो बात कर रही हूँ कि हम किस चीज़ को मानेंगे, हम कहाँ कहेंगे कि हमारे जो बिहेवियर है वो अलग अलग हैं। अभी मैं एक एग्जांपल दे के बात करूँ कि पता नहीं मुझसे ज़्यादा एज का कोई यहाँ है कि नहीं, और अगर यहाँ पर अभी आ जाए और आने के बाद बॉटल्स गिरा दे और आने के बाद सर को एकदम से कोई चीज़ उनके हाथ में है तो छीनने लग जाए या यहाँ पर खड़ा होकर कुछ अलग तरह का बिहेवियर करे, आप क्या बोलेंगे उसको? अरे इतनी उम्र हो गई कि आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, मतलब आपने उम्र बीच में ले आए तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ओल्ड एज का इंसान यहाँ आकर कुछ अलग तरह का व्यवहार कर रहा है। मैं उसको वर्ड बदतमीजी नहीं यूज़ करना चाहती, पर हो सकता है कुछ लोग कहें कि ये तो बदतमीज है या इसको बिहेव करना नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बच्चा ऐसी हरकत करता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर वो आकर यहाँ पर कोई चीज़ की तोड़फोड़ करता है, कोई तरह की आपके साथ गलत बयान करता है, कुछ बोलता है, तो आप कहते हैं कि वो बच्चा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारा कोई भी बिहेवियर, हमारा कोई भी व्यवहार हमारे एज के अकॉर्डिंग होता है और हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि आप बच्चों की बदतमीजियों को एक्सेप्ट करें। हम उसको बताना चाहते हैं कि हर स्टेज पे सब कुछ होता है और वो कैसे होगा और उसको हमको कैसे टैकल करना है, कैसे मैनेज करना है। तो बच्चों को हम कब या किसी के भी बिहेवियर को हम नॉर्मल कब माने? दुनिया के अंदर जो हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में 80% हम लोग नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मल कैटेगरी से मतलब है जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, और जैसे आप बाहर निकलेंगे और दुनिया में आपको लोग मिलेंगे, वो सब क्या है 80% लोग। उस 80% के अंदर कुछ वेरिएशन होते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम, लेकिन होते सब नॉर्मल। इसमें से जो 20% बचते हैं वो 10% वो होते हैं जो सुपर जीनियस होते हैं, सुपीरियर होते हैं, एक्सीलेंट होते हैं, जिनको कि हम हाई आईक्यू, वेरी हाई आईक्यू जीनियस बोलते हैं। आइंस्टाइन हो सकते हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद हो सकते हैं, हमारे यहाँ गांधी जी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है, चाहे हमारा लीडर हो, चाहे हमारा साइंटिस्ट हो, हमारा एजुकेशनिस्ट हो, कोई भी हो।
तो वो लोग क्या है, वो सुपीरियर में आते हैं। तो वो कैसे लोग हैं, क्या वो सारी जगह मिलेंगे आपको? वो सब 10% लोग होंगे। इसके बाद जो 10% और बचते हैं वो हमारे बिलो एवरेज बचते हैं। बिलो एवरेज मतलब जहाँ पर नॉर्मल से थोड़े नीचे आ जाते हैं। मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट कभी भी किसी चीज़ को ब्लेम नहीं करती हूँ। मुझे नहीं पता दूसरे लोगों के बारे में, पर मैं अपने बारे में ज़रूर बोलूँगी। एक इंसानियत को लेकर चलने के साथ में, एक मॉरलिटी के साथ में, और दूसरी चीज़ एक साइंस को लेकर चलने में बोलती हूँ कि कोई भी इंसान बुरा नहीं है। तो इसलिए मैं उसको एबनॉर्मल नहीं कहूँगी, लेकिन मैं कहूँगी नॉर्मल से हटकर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट इज़ एबनॉर्मल। लेकिन हमें फिर भी ये मानना पड़ेगा कि वो एवरेज से कम है। तो वो 10% लोग होते हैं। लेकिन विडंबना ये है, परेशानी ये है कि एज अ टीचर हम लोग अपने बच्चों को बहुत जल्दी एक लेवल में ले आते हैं, उनको हम लेबल कर देते हैं। बच्चे ने ज़रा सी कोई शैतानी करी, ज़रा सी कोई खराबी पैदा करी, कोई आपको मतलब कुछ भी हो सकता है, और आप उसको एकदम से बोल देते हैं बहुत खराब, बहुत बेकार, बहुत शैतान। ये आपने उसको लेबल कर दिया, आपका हक ही नहीं है करने का। एज अ पेरेंट्स भी नहीं है, माँ बाप भी यही करते हैं। आप मत सोचिए कि आप भी तो पेरेंट हैं, घर पे आप पेरेंट्स हैं, यहाँ टीचर हैं, और वही पेरेंट किसी का जो हो सकता है कि वो वही पेरेंट्स हो सकता है कि वो भी कहीं टीचर हो, लेकिन वो अपने बच्चों में दोष देखेगा कि नहीं देखेगा? क्या आप अपने बच्चे जो स्कूल में दूसरे जा रहे हैं, आप भी तो एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते होंगे, आप भी तो किसी पेरेंट्स को बुलाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर बैठ जाते हैं एक लिस्ट बना के, जब पेरेंट आता है और उसके साथ बच्चा भी आता है, और हम शुरू कर देते हैं आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है। बच्चा सुनता भी, और कभी कभी बच्चा जब नहीं आता है, होता होगा ना, आप बता सकते हैं ऐसा होता होगा। फिर जब बच्चा के पेरेंट्स बच्चा नहीं आता है और पेरेंट्स सब सुन के जाता है, तो पता क्या करता है, पेरेंट्स जाने के बाद घर के जाके उस बच्चे पे इतना गुस्सा उतारता है, तुम्हारी वजह से आज हमारी इंसल्ट हुई, तुमने ऐसा किया, मैं तुमको इसलिए पढ़ने भेजने, तुम हमारा पैसा बर्बाद कर रहे हो, तुम हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो, तुम दूसरों के सामने मेरी बदनामी करा रहे हो। आप उस बच्चे के ऊपर बरस पड़ते हैं पेरेंट्स के नाते, और टीचर के नाते आप उसके अंदर इतनी बुराइयां ढूंढ के बता देते हैं कि बच्चा एक लेवल में आ जाता है, या उनके घर वाले सोच लेते हैं कि मेरा बच्चा की बहुत प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ से ही शुरुआत होती है बच्चे के बिगड़ने की, या बच्चे के टेंशन, जो भी उसकी जो रिजल्ट्स को ख़राब होना, सोसाइटी में उसका अपना जो एक दायरा है, मतलब उसको क्या बोलूँगी कि उसका उठना बैठना है, वो सब खराब होने लगता है, क्योंकि उसको ये हर जगह कहा जाने लग जाता है कि आप ऐसे। तो मेरा यहाँ पर ये सोचना है कि पेरेंट्स और टीचर इन दोनों की जो ड्यूटी है वो कम से कम बच्चे के नॉर्मल और एबनॉर्मलिटी को समझें। एबनॉर्मल बच्चा वो होगा जो अपनी एज के अकॉर्डिंग कुछ भी ना कर सके। जब बच्चा 10 साल का है तो उसको कम से कम 9 साल और 8 साल तक के बच्चे के व्यवहार करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 11 साल के बच्चे का। लेकिन अगर वो 4 या 5 साल के बच्चे के समान व्यवहार कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, वहाँ उसको साइकोलॉजिस्ट हो या डॉक्टर्स हो या काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, वरना आप लोग उसको टैकल कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी होती है, खास करके नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में या थोड़े से अलग लोगों के बीच में एक फर्क देखने के लिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स हैं वो होती है, हम कहते हैं कि बच्चे बहुत हाइपर। आपकी क्लास में ऐसे होंगे बच्चे जो बैठे बैठे पेन से खेल रहे होंगे, कॉपी किताबों से खेल रहे होते हैं, अपना कंपास बॉक्स बार बार खोल रहे होते हैं, या फिर वो बात करने की कोशिश करते हैं पड़ोस बच्चों से, या जब आप क्लास में लेक्चर दे रहे हैं तो बीच बीच में खड़े हो जाते हैं, कुछ भी उनको लगता है, मतलब वो एक जगह टिक कर बैठते ही नहीं है। मैं प्रॉब्लम को भी साथ ही साथ डिस्कस कर रही हूँ सर, ताकि हमारा वर्क भी बचेगा और हम बहुत सारी चीज़ों को कवर कर। तो ये जो वर्क करते हैं आप इसको क्या समझते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि अगर बच्चा अपनी सीट पर बैठता ही नहीं, ऐसे होगा कि वो बार बार घूमेगा, खड़ा हो जाएगा, मैं आई गो टू बाथरूम, मैं आई गो टू जो भी कहें वो बाहर जाने की अपनी कोई भी कहानी बनाएगा, या आगे की सीट पर भागेगा, दूसरे की सीट पर जाएगा, उंगली मार देगा, चीज़ों को उठा देगा, कुछ भी कर रहा है। तो ये कितने बच्चे, हाँ सभी ऐसा कर रहे होंगे? सब नहीं करेंगे, 2-4 होंगे
तो ये 2-4 बच्चे क्या हैं, ये हाइपर एक्टिव बच्चे हैं। एक तरह की हम लोग अपने इस कैटेगरी रखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट। ये जो हमारा रहता है हाइपर डिसऑर्डर्स रहते हैं ये, लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम पोजीशन में इसको लाते हैं। लेकिन फिर से मैं ये कहूँगी कि मैं अपने बतौर मैं बात करती हूँ, जब मैं लोगों की मेरी अपनी कुछ बहुत सारी रिसर्च है, बच्चों पे भी कर लेती हूँ या मैं काम करती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि ये होना चाहिए। क्यों हम मना कर देते हैं? हम बच्चों को दौड़ने भागने से रोकते क्यों? वही तो उनका इस वक्त एज है। मैंने अभी यही बात करी कि कोई ओल्ड एज का आदमी अगर यहाँ दौड़ने भागने लगे, नाचने लगे, तो क्या आप उसको मारेंगे? अच्छा, तो वो तो उनकी एज है। तो उस एज में अगर वो हाइपर एक्टिविटी कर रहा है, जब तक कि वो आपको, खुद को या ऐसी चीज़ों को चोट ना पहुंचाए जिससे किसी की जान जा रहा हो। हाइपर एक्टिविटी में अगर वो कहीं चाकू लेके दौड़ रहा है तो आप जरूर चिल्लाएंगे कि वो गिर जाएगा, उसको भी लग जाएगी या किसको मारेगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उसको करने दीजिए। ये उसकी एक अंदर डेवलपमेंट का पार्ट है, हम उस पर इतना कंट्रोल ना करें। ये एक इम्पल्सिव नेचर भी होता है जो ब्रेन के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं रही हूँ, लेकिन हमें भी पता है कि जो ब्रेन केमिस्ट्री है वो काम करती है। यहाँ पर हमारा जो भी लेफ्ट और राइट हमारा दिमाग होता है वो अलग अलग तरह के काम करवाता है। तो हमारे यहाँ जो हमारे ब्रेन में जितने भी जो हमारे न्यूरॉन्स हैं या जो भी काम कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा इम्पल्सिव, जो इतने ज़्यादा इम्पल्सिव भेजते हैं ब्रेन को, वो फास्ट हो जाते हैं। तो कुछ बच्चों के अंदर यही चीज़ जब ज़्यादा हो जाती है तो उसमें एनर्जी बहुत इकट्ठा हो जाती है और वो उस एनर्जी का यूज़ नहीं कर पाते। तो तोड़ फोड़ में, दौड़ भाग में, चीज़ों को खींचना, क्योंकि वो कहाँ निकालेंगे अपनी इस एनर्जी को, तो इसलिए वो ऐसी एक्टिविटी करते हैं। तो हमें उनको लेबल नहीं करना है कि वो नॉर्मल है और हम उसको किसी कैटेगरी में रखकर उस पर कोई इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें। तो यहाँ हमारी जो एक नेगेटिविटी है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। हम टीचर हैं, हम एक पेरेंट्स भी हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट है। जैसा मैंने कहा स्टेज की तरह इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए आप खुद जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से कि एक माँ ने अगर जुड़वा बच्चों को भी जन्म दिया है तो कभी वो एक जैसे नहीं होते। आप कहते हैं उसका रूप एक जैसा है, उसकी शक्ल, उसके हाव भाव, उसके सोचने का तरीका या उसका पढ़ाई का तरीका, सब कुछ करा एक जैसा। अरे ये तो जुड़वा है, बिल्कुल एक जैसा। गलत है। उसमें से 30% चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होंगी, 70% उसकी एक हो सकती है। मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ। एक बहुत घना बरसों पुराना एक नीम का पेड़ है। उस पेड़ को आप एक साइड में वहाँ जाइए और उसकी एक पत्ती को आप हाथ में तोड़ के ले लीजिए और उस पेड़ की सारी पत्तियों से उसका मिलान कर लीजिए। अगर आपके हाथ की एक भी पत्ती मिल जाए तो मैं मान लूँगी कि दुनिया बदल गई है। होगा ही नहीं। तो फिर जब एक बीज से पैदा हुआ एक पेड़ में हजारों लाखों करोड़ों पत्तियां एक समान, एक भी नहीं मिल रही हैं, तो फिर हम इंसानों में कैसे एक साथ कह सकते हैं कि ये एक जैसे हो सकते हैं? तो ये जो डिफरेंसेस हैं इनके आधार पे हमको काम करना पड़ेगा। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा अलग है और हमें इसको क्या करना है। ये एक चीज़ के ऊपर होता है। आज के समय में हम सब जान रहे हैं कि सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ बच्चे पेरेंट्स बोल रहे हैं, आपको आते होंगे कि बच्चा बहुत मोबाइल का यूज़ करता है। ये तो एक आम बात हो गई कि मोबाइल का यूज़ करना, सोशल मीडिया को यूज़ करना एक आम बात हो गई। हमारा 2-2.5 साल का बच्चा बड़े बड़े घमंड के साथ कभी कभी हम बोलते हैं, शायद हो सकता है मेरे फैमिली में भी ये बोला गया हो कि मेरा बच्चा अरे अभी तो 3 साल का है, यूट्यूब खोल लेता है, अरे खुद से राइम्स लगा लेता है, अपने आप को ना चैनल्स लगा लेता है। हम बहुत घमंड से बोलते हैं इस बात, लेकिन वही आफ्टर 3 इयर्स जैसे ही 3 साल गुजर जाते हैं हमारे आंसू आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये तो बहुत परेशान करने लग गया, तो छोड़ता ही नहीं है मोबाइल। तो ये करा किसने था? मोटिवेट किसने किया था? मोटिवेशन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम लोग वहाँ मौजूद थे। अब आज हम उसी को ब्लेम कर रहे हैं। कोविड आया, इस कोविड ने हमको बहुत सारी चीज़ों से बदल दिया था। जो हमारा बच्चा अब क्यों नहीं चाहता बाहर मैदानों में खेलने, सोशल एक्टिविटीज़ करने के लिए, आपकी क्लास में वो क्यों हाइपर हो रहा है? क्योंकि उसकी एनर्जी नहीं जा रही है ना कहीं, फिजिकल एक्टिविटी हो ही नहीं रही है।
मेंटल आप मेरे पास बहुत सारे जो भी क्वेश्चन आंसर्स मतलब हमको सर ने कहीं बताया भी था क्या क्या प्रॉब्लम्स है कि मानसिक रूप से वो बहुत थका हुआ दिखाई देता है, बहुत स्लीपी रहता है स्टूडेंट, या क्लास में कंसंट्रेशन नहीं होता है। ये सब का वजह क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया। छोटे छोटे से बच्चे भी आजकल पूरे टाइम अपने प्रोग्राम्स देखते रहते हैं। तो ये बात अलग है कि वो कभी कोई कार्टून्स देखें, राइम्स देखें, स्टोरीज देखें या कुछ भी देखें, पर वो स्क्रीन पे रहते हैं। इसकी वजह से उनका जो फिजिकल एक्टिविटी है उनके लिए कम होती जाती है और जो मेंटल जो प्रोसेस है वो थॉट प्रोसेस ज़्यादा बढ़ती है। हम लोगों से ज़्यादा इस स्टेज में हम लोगों से ज़्यादा वो ज़्यादा समझदार हो गए। उनके पीछे कारण सिर्फ ये मीडिया है। तो हमको करना भी यही है कि हमें उनको राइटिंग में जोर नहीं देना है कि लिखो लिखो लिखो, ना लिखें, चलने दीजिए, पर रैकेट हाथ में ले लें, बॉल हाथ में ले लें, वो दौड़ भाग करें, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाथ से उंगलियों से पेन चलाएं या फिर हाथ से वो गिटार चलाएं, दोनों में से क्या चीज़ जरूरी है? लिखना तो वो सीखेंगे क्योंकि वो तो आप सिखा रहे हैं, लेकिन अगर आपने गिटार सिखा दिया तो एक एक्टिविटी पड़ गई, वो उसमें इन्वॉल्व हो गया, दूसरी एक्टिविटी से वो बच जाएगा। तो कुछ चीज़ें हमारी तरफ से भी उसमें आनी चाहिए। तो फिजिकल एक्टिविटी इस समय कोरोना काल की वजह से ख़त्म हो गई। हम ही ने बच्चे को मोबाइल प्रोवाइड कराए, उनकी पढ़ाई के लिए भी कराने थे, कुछ हमको टाइम पास कराना था। बच्चे को लोनलीनेस, अकेलापन आ गया है, वो सोशल रहा नहीं, दोस्त बनाता नहीं, लोगों के बीच में जाता ही नहीं, तो वो इंटरेक्शन क्या करेगा? ना वो आपसे करेगा ना वो फ्रेंड से करेगा। तो उसको इंटरेक्शन करने के लिए सिर्फ मोबाइल मिला है और वो उसी में बहुत खुश है, क्योंकि ना तो वहाँ उसको कोई डांटने वाला है, ना वो उसकी तारीफ करने वाला है, ना वो उसको कोई ब्लेम करने वाला है, वो उसी में ही खुश है। तो धीरे धीरे ये इसकी आदत बन गई है, तो वही आदतें अभी क्लासरूम में तकलीफ दे रही हैं। बच्चा चाहता ही नहीं है कि वो आप लोगों से इंटरेक्ट करे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम एक रोल मॉडल खुद को बनाकर उसके सामने प्रेजेंट करें। और रोल मॉडल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। हम लोग क्या है, जैसे अभी मैं ही हूँ, मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ इंटरेक्शन करूँगी, लेकिन एज अ टीचर हम शुरू हो जाते तो शुरू ही हो जाते, हम रुकते ही नहीं। हमें सुनना भी तो चाहिए, और हम कब सुनेंगे? जब हम चुप चुप होंगे। हमारे घर में भी हमारे पेरेंट्स भी नहीं सुनते हैं बच्चे की, और यहाँ टीचर भी नहीं सुनता है, तो बच्चे क्या करेंगे? तो हमें एक अच्छा रोल मॉडल बनने के लिए एक अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है। जब भी मेरी काउंसलिंग चाहे किसी भी एरिया में हो, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ एक अच्छे काउंसलिंग काउंसलर्स को कि आप सुनिए शांति से, धैर्य से, बहुत आप जितना किसी को सुनेंगे उसकी हीलिंग अपने आप होती जाएगी। आपको कोई भी सजेशंस, कोई भी दवा, किसी भी तरह की थेरेपी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज के ज़माने में कहते हैं ना, वो बहुत सारे शायर भी होते हैं कि कंधे की ज़रूरत होती है। किसी का जब एक कंधा मिल जाता है इंसान को, तो उसके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो हमारे बच्चे के अंदर तो बहुत दुख दर्द समाये हुए हैं। कभी कोशिश करिए देखने की, तो आपको पता लगेगा कि हमारे बच्चों में कितनी तकलीफें हैं, क्योंकि उनके पास सुनने वाला कोई नहीं है। और आपके पास सबसे ज़्यादा वक्त देता है बच्चा, तो आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। अब बात आती है कि अगर आपको कोई तकलीफ देता है बच्चा, तो आप क्या करते हैं? उसी टाइम उसको डांटना, बैठ जाओ, तुम बहुत शैतान हो, तुमसे तो कुछ नहीं होगा। पेरेंट्स कहते हैं हाँ तुम तो कभी कुछ बनोगे ही नहीं, मत करो, मैं तुम्हारा स्कूल से नाम कटवा दूंगी, तुम्हारा स्कूल बदल दूंगी, तुम्हारी पढ़ाई बंद करवा दूंगी, तुम तो जाना पंचर जोड़ लेना, तुम जाना साइकिल में हवा भरना। यही सब बच्चे को कहा जाता है। आप सब जानते हैं हमारा दिमाग कंप्यूटर है, हम उसमें जो भी चीज़ डालते हैं, जो फीड करते हैं, आउटकम्स वही आते हैं। अगर हमने अपना नाम डाला और हम उसको ढूंढेंगे तो हमारा नाम ही तो मिलेगा ना, पड़ोसी का थोड़ी मिलेगा। तो हमारा बच्चा भी क्या करता है, आप जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं, उसको वो कहते हैं तथास्तु, तथास्तु। जी बिल्कुल ऐसा है। आपने कहा शैतान हो, कंप्यूटर की तरह दिमाग ने कहा हाँ मैं शैतान हूँ। आपने कहा कुछ नहीं कर पाऊंगा, हाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और लाइफ वैसा ही जब एक्सेप्ट हो जाती है, अनकॉन्शियस माइंड हमारा वही काम करवाना शुरू कर देता है, और जो हमारा बच्चा है वही बनता है जो आप उसको बोल देते हैं। तो क्यों ना हम उसको पॉजिटिव वे में ही बोलना शुरू करें? हम उसको क्यों नहीं गाइड करते हैं कुछ चीज़ों के लिए? अब जहाँ तक बात होती है कि बच्चे से मोबाइल छुड़वाएं, तो आप छुड़वा सकते हैं, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन उसको कम कर सकते हैं। हम एक हायरार्की बना सकते हैं उसके लिए। हम पेरेंट्स को जब मीटिंग करें आप उनको, तो आप उनको समझाएं घर पे भी कि भाई आपको क्या करना है। 3 चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, एक तो आपको स्क्रीन, दूसरा आपका स्पोर्ट्स, तीसरा आपका टीचिंग, स्टडी। तो हमें क्या करना है?
तो एक तरह से ये होता है कि आप बोलते हैं बच्चों को जाओ जाओ जल्दी से जाओ, तुम तो बैठो आधा घंटा मोबाइल देख लो, फिर उसके बाद तुम पढ़ाई करो। अब बच्चे ने जब आधे घंटे के लिए मोबाइल हाथ में लिया तो वो एक भी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। फिर उसके बाद आप कहते हैं जाओ पढ़ लो, बच्चा थक चुका है क्या पढ़ेगा। तो हम इसका उल्टा कर दें, हम बच्चे को ये बोले कि आप जो है सबसे पहले थोड़ी स्टडी करें, मत बोलिए कि बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए ज़्यादा, थोड़ी स्टडी कर लो। जैसे ही स्टडी करें बोले ठीक है उनको देते हैं ना मोबाइल, जाओ थोड़ा सा बाहर दौड़ कर आ जाओ, घूम कर आ जाओ, खेल कर आ जाओ, उसको बाहर भेज दीजिए, फिर वापस उसको वापस दे दीजिए ज़रूर। अपना ट्रस्ट मत खत्म कीजिए, किसी भी बच्चे के साथ धोखा मत कीजिए, आपने वादा किया है तो ज़रूर पूरा कीजिए। लेकिन हम खेलने के लिए बच्चों को दे देते हैं कि चलो अगर आप खेल रहे हो घर में रहना, चोट लग जाएगी बाहर में जाना। हम अगर आप तो यहाँ पर मेरे ख्याल से नर्सरी क्लासेस भी हैं हमारे पास, या आप KG 1 वो भी स्कूल में सभी हम लोगों ने आजकल मिट्टी पानी रेती खेलना छोड़ दिया है। तो मैं जो कुछ थेरेपीज भी देती हूँ अपने बच्चों के लिए, मतलब जो मेरे काउंसलिंग वाले या मेरे जो प्रॉब्लम्स वाले बच्चे आते हैं, तो मैंने उनको जो वर्ड थेरेपी है, इसके अंदर हम लोग सैंड थेरेपी, तो आजकल जो अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं ना, लिवर्ड स्कूल, ऐसा कुछ करवाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कभी उन बच्चों को पानी से खिलवाते हैं, कैसे कि एक ग्लास से दूसरे ग्लास में कोड को डाल दो, चावल डाल देते थे, ऐसे कुछ करके हमने देखा है। एक्चुअली में हमारे भी घर में मेरी जो डॉक्टर है क्ले, ठीक है, क्ले कैसे होता है नहीं भाई, तो बच्चे को प्रॉब्लम ही देंगे, खा भी देंगे तो चलेगा। ये उसके डेवलपमेंट का एक पार्ट हो सकता है, कुछ नई चीज़ें हम ईजाद कर सकते हैं अपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, पर हम करना नहीं चाहते क्योंकि हम लकीर के फकीर हैं, हमारे पास कोर्स है, हमने वही कोर्स पकड़े हैं, बस हम दिन भर वही कराएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, बच्चे को भी अपने घर भेज देंगे। माँ बाप अपने लगे किचन में बात कह रहा, बच्चा खींच रहा उसके कपड़े मंदिर के, मेरी बात सुन लो, आज मैंने ये किया, हाँ बेटा करा, चलो कोई बात नहीं, मैंने सुन लिया। आपने उसने सुना ही नहीं कि आपने क्या, वो बच्चा स्कूल में करके आया। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो आप भी देंगे और आपके साथ साथ आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी देंगे। तो मेरा और भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जैसे मैंने रोल मॉडल के अलावा बोला है, आपको एक अच्छे लिसनर की बात करी, और आपने बोला कि आप ज़्यादातर बच्चों के सामने उनकी शिकायतें ना करें। अभी मैं ये मेरे पास एक और भी क्वेश्चन था कि बच्चे जो हैं वो जब बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं तो आपकी क्लास को डिस्टर्बेंस होती है, होता ही होगा। जब घर में भी जब इतना डिस्टर्ब कर देते हैं तो फिर टीचर्स को तो पढ़ाना होता है, उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मेरा एक आपसे ये एक कहना है, सजेशन है कि जो बच्चे जब आपकी क्लास में बहुत शैतान हो तो उनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। आप तो करेंगे चलो तुम बहुत ख़राब हो जाओ, बाहर खड़े हो जाओ, क्लास से बाहर कर देंगे। क्या करेंगे, सबसे पीछे बैठा देंगे, जाओ क्लास के सबसे पीछे बैठ जाओ, पनिशमेंट देंगे। उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, नहीं, हम उसको थोड़ा डाइवर्ट कर देते हैं, हम उस बच्चे को बुलाएंगे और आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पास क्लास है, आप अपने बच्चे की पूरी जानकारी रखिए, उसकी पूरे बैकग्राउंड का ध्यान रखिए, एक डायरी बनाइए, एक लिस्टिंग कीजिए, कौन बच्चे जीनियस हैं, कौन नॉर्मल है, कौन थोड़े से बिलो एवरेज हैं, उनकी लिस्ट बना के उनकी परेशानियाँ लिख लीजिए उसके सामने। और अगर आपको लगता है कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शैतान और बहुत आपको परेशान करता है, उसको सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी का काम दे दीजिए, आप उसको क्लास मॉनिटर बना दीजिए। आप उसको कहिए कि जाओ बेटा मैं ऑफिस से रजिस्टर उठा के लाना है, तुम नहीं लेकर आओ, जाग बच्चे की चोट लग गई, उसको ज़रा से बात करो, उसका कोई सामान दिलवा दीजिए, किसी की हेल्प करवा दीजिए। जितना आप उसको इन्वॉल्व कर लेंगे ना, वो आप पर भरोसा करने लगेगा, और जैसे ही भरोसा करेगा आप उसको जो कहेंगे वो आपकी बात को मानेगा, क्योंकि वो ये समझने लगता है कि ये मुझ पर मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करे, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो जैसा ये बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। आप देखिएगा कि आपको 15 दिन के अंदर ये रिजल्ट नज़र आएंगे कि वो बच्चा आपकी हर बात मानने लगेगा, और फिर आप उसको बोलेंगे बेटा चुपचाप बैठ जाओ थोड़ी देर, और उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे, फिर बातें करेंगे, बिल्कुल चेंज आएगा। ये हमारी बिहेवियर थेरेपी होगी। बिहेवियर थेरेपी में आजकल का जो मतलब मॉडर्न टाइम है, हम लोग उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बहुत पहले कभी हम लोग करते थे, जिसको कहते हैं ना कोई तरह सा प्रॉब्लम आती थी उसको हम इलेक्ट्रिक शॉक देके ब्रेन को ठीक करने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पर ब्रेन डिसऑर्डर्स है नहीं, बिहेवियर डिसऑर्डर है, तो बिहेवियर से ही चेंज होगा। तो बिहेवियर थेरेपी में एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, हमारे सब्जेक्ट में है, आप बता देना, मुझे बताना पड़ेगा, है ना? हाँ बता दीजिएगा। तो उसमें मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक डॉग है, मतलब 2-3 तरह के उसमें हमारे इसमें रिसर्च में एक डॉग को फूड देना होता है। तो वो एक पिंजरे में बंद है, भूखा है, और उसको खाना देना है।
तो जैसे ही उसको खाना दिया जाता है उसको, तो उस खाने देने के बीच में वो जैसे ही उसको खाना, उसके सामने रोटी आती है, उसको करंट दिया जाता है ना। करंट देने से क्या होता है कि वो रोटी छोड़ देता है, एक कॉर्नर पे दूसरी जगह में फिर रोटी डाली जाती है, जैसे ही उस कॉर्नर पे दौड़ के वो जाता है लेने, वहाँ भी उसको करंट मिलता है, वो वहाँ से भी दौड़ कर वापस आ जाता है। ऐसे ही बार बार उसको हर कॉर्नर पे एक रोटी डाली जाती है, और जैसे ही वो रोटी को हाथ लगाने लगता है उसको करंट दिया जाता है, वो घबरा जाता है। ऐसा रोज किया जाता है, 2-3 दिन लगातार ऐसा करने पे, करंट देने पे वो रोटी खा ही नहीं पाता है। और जब भी करंट ना भी जाए पर वो रोटी की तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि वो डरा हुआ है कि इसको देख खा ना, मुँह लगा कर करंट आएगा। और उसके बाद वो उसकी बिल्कुल कहना चाहिए कि वो जान जैसे उसके जाने जैसी हो जाती है, वो मरा हुआ सा रहता है, लेकिन उसके बाद भी वो कोशिश नहीं करता कि रोटी खा ले। इसी तरह दूसरा एक डॉग है, उसको भी एक पिंजरे में रखा गया है, और उसको भी रोटी दी जाती है। जब रोटी दी जाती है तो उसके साथ उसको एक बजर बजाया जाता है, बेल बजाई जाती है। जैसे ही बेल बजती है, रोटी और साथ में आती है, वो रोटी खाता है। ऐसे ही बार बार होता है। तो 1-2 बार बेल बजाते हैं पर रोटी नहीं डालते हैं, लेकिन उसके मुंह से सलाइवेशन होने लग जाता है, मुंह से लार गिरने लगती है, क्योंकि वो ये उम्मीद करने लगता है कि बेल बजी है तो मुझे रोटी मिलेगी, और वो दौड़कर उस कोने में जाता है, चारों तरफ दौड़ता रहता है, लेकिन उसको रोटी नहीं मिल रही होती है, तो वो रोटी की लालच में दौड़ रहा है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इंसान को मरने और जीने के लिए मजबूर कर देता है। तो हम अपने बच्चे को अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे तो उसका मन हट जाएगा, मतलब वो कुत्ता मरने को तैयार है लेकिन रोटी खाने को तैयार नहीं है। तो वैसे ही हमारे बच्चे पढ़ने को तैयार नहीं होंगे अगर हमारे नेगेटिव एटीट्यूड से, नेगेटिव हमारे अप्रोच से बच्चा जो है वो आप सोचे कि सुधार लेंगे तो नहीं सुधरेगा। आज के टाइम में पनिशमेंट कोई मायने नहीं रखता है, बच्चे थोड़ी सी देर में घर बैठ जाते हैं, कॉलेज स्कूल से भाग जाते हैं। तो पनिशमेंट की जगह उनको प्यार की ज़रूरत है, और हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बच्चे को कैसे कर सकते हैं, इसकी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। हम लोगों को आपको कभी भी लगेगा सर से बात करेंगे, कभी कभी छुट्टियों में हम लोग मिल लेंगे और ऐसे बहुत सारे काम, ऐसे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो बच्चों की जो खासियत है वो जानने की ज़्यादा कोशिश करें। ज़्यादातर हम लोग दूसरे की बच्चों की शैतानियाँ ही देखते हैं, उसकी जो खासियत है उसको देखें, और इनके बीच में कभी भी डिफरेंस जो है उनको तुलना मत करें। आप एक दूसरे के साथ में एग्जाम्पल्स देने लगते हैं, देखो वो कितना अच्छा बच्चा है, वो कितना अच्छा पढ़ता है, उससे उनके अंदर एक तरह से कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, और वो जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें डेवलप होता है उससे उनके डेवलपमेंट बहुत प्रभावित होते हैं, मतलब वो आगे चलकर बहुत दिक्कत देते हैं। तो इसलिए कोशिश की जाए कि लोगों के बीच में, हम तो माता पिता को भी यही बोलते हैं कि अपने बच्चों के बीच में कभी भी आप मत करें कंपेयर कि तुम्हारा बड़ा भाई ऐसा है, तुम्हारी छोटी बहन ऐसी है। जेलसी आने लगती है, लोग विड्रॉ करने लगते हैं, हमको करना ही नहीं, जो उन्हीं से करा लेना, ऐसी वाली फीलिंग्स उनमें आती है। दूसरी चीज़ आती है कि बच्चे बहुत गुस्से वाले, अग्रेसिव हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल करें। अब गुस्से को करते हैं तो गुस्सा, अग्रेशन, क्या ये नॉर्मल है? ये जितनी भी तरह का गुस्सा किया जाता है क्या वो सब नॉर्मल है, मानते हैं क्या? इसको हम 2 कैटेगरी में रखेंगे। एक तो वो जो इंटेंशनली किया जाता है, अनइंटेंशनली। जैसे कि बच्चे का एक नेचर होता है कि अगर आप उसकी जो ज़रूरतें हैं या जो भी वो कह रहा है, अगर आप उसकी पूरा नहीं करेंगे तो वो गुस्सा करेगा। तो ज़रूरतें बनाने के लिए या जो भी चीज़ों के लिए आप बताएं, अगर आपकी क्लासरूम में भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि बच्चा गुस्सा कर रहा है, ज़्यादा तोड़-फोड़ कर रहा है, तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक और भी तरह की थेरेपी, हम लोग बोलते हैं कि ये तो हमारे नेचर का एक पार्ट है। अगर हमने बच्चे में एग्रेशन नहीं देखा तो इसका मतलब है कि वो हर चीज़ से भाग जाएगा। कोई टीम वर्क, अगर आप कोई स्पोर्ट्स की टीम है, कहीं खेलने जा रहे हैं, और अगर हमारे अंदर एग्रेशन नहीं हुआ तो बोलेंगे जाओ भैया तुम ही गोल कर लो, हम तो खड़े हैं, है ना, जाओ तुम ही जीत जाओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जब हमारा एग्रेशन होगा, हमारी टीम को जिताने के लिए हमारे मन में वो फीलिंग आएगी तो हम लड़ेंगे। हम देखते हैं अक्सर, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, एक स्टिक घुटने पे मार के बॉल छीन ले जाते हैं, कोहनी मार के बॉल छीन के गोल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्रेशन दिखाता है। क्यों एग्रेशन दिखा रहा है? क्योंकि उसको अपने टीम को जिताना है। यहाँ पर ये इंटेंशन है। हम अगर कोई गोली मार दे किसी को तो उसको दफा 302 फांसी लगा देगा, लेकिन वही एक सिपाही जब वॉर में जाता है, जब सरहद पे जाता है और अपने दुश्मन को मार के आता है तो उसको अवार्ड मिलता है, उसको तमगे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उसका इंटेंशन अपने देश की रक्षा करना था।
तो ये जो चीज़ें होती हैं एग्रेशन में, ये बाई नेचर होती हैं, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते और होना भी चाहिए। अगर इनको कम रखेंगे या ज़्यादा रखेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये हेरिडिटरी होती है, कई पेरेंट्स की वजह से आती है, कई एनवायरनमेंट और सिचुएशन की वजह से आती है। तो सिचुएशन को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम हेरिडिटरी को कंट्रोल नहीं कर सकते। पेरेंट्स अगर एग्रेसिव है, बच्चा एग्रेसिव होगा, लेकिन उसको डाइवर्शन हमारे लिए, अगर हम बॉक्सर मोहम्मद अली को देखें, हम पेले को देखें, तो ये लोग क्या हैं, इनके एग्रेशन के कारण वो आज वर्ल्ड में अपना नाम कमा सके। उन्होंने अपने गुस्से को डाइवर्ट किया, उन्होंने बॉक्सिंग करी तो उन्होंने अपना गुस्सा निकाल दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हम पिकासो का नाम लेते हैं तो ये बोलते हैं कि वो एक आर्टिस्ट था, तो किस तरह से बना, उसके टीचर ने बोल दिया था, उसने बोला, टीचर बच्चों को बोला कि तुम एप्पल बनाओ, सब ने एप्पल रेड कलर का बनाया, उसने ग्रीन बनाया। अरे हंसने लगे, कोई ग्रीन एप्पल बनाता है क्या? एप्पल तो हमेशा रेड बनाया जाता है। तो कभी कुछ नहीं कर सकोगे। आज वही पिकासो आर्टिस्ट पूरी दुनिया में माना गया है, जिसका नाम चलता है। क्यों है? तो हम अपने लोगों को डोमिनेट कर रहे हैं, उनको डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो ये सब हमारे टीचर्स के द्वारा ही होता है। तो हम एक आइडियल टीचर अपने आप को कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो बच्चे की शैतानी को तो हम लोग कम कर सकते हैं और उनको डाइवर्शन कराएंगे। इसी के बाद में जो दूसरी चीज़ है कि नेचर से जो हमारे बच्चे दूर हो रहे हैं, उनको पास लाने की कोशिश करना। अगर हो सकता है तो अगर हमारे आसपास चीज़ें हों, हमारे मैदान हो, आपके यहाँ गार्डन हो, तो आप बच्चों को विजिट कराइए, उनको थोड़े से फूल पत्तियों को टच करवाइए। हम लोग बहुत सारा स्क्रीन पे देख लेते हैं, सारी खेती बाड़ी, पेड़ पौधे, नदी तालाब पहाड़ सब देख लेते हैं, लेकिन वो विजन हमारा नहीं होता है जो नेचुरल एक स्पेस पे जाके होता है। तो अगर हमारे पास जितनी भी सुविधाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर हमारे कॉलेज में स्कूल्स में कम जगह है तो वहाँ पर हमारे पास गमले हो सकते हैं, गमलों में पौधे लगे होंगे, आप उनसे बोलिए, आप 2-3 बीज डलवाइए और वो बीज जब निकलने लगे तो उनको समझाइए कि देखो ये किस तरह से बड़ा हो रहा है, तुम्हें कैसे इसमें पानी डालना है। और उनको जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरत है। हमारे बच्चे आजकल फोकस्ड नहीं है। क्यों नहीं फोकस्ड है? क्योंकि वो चीज़ों को देखते ही नहीं, उनका नेचर तो एक ही तरफ जा रहा है ना, या तो क्लास में वो ब्लैक बोर्ड देखते हैं और या फिर घर में आके टीवी देखते हैं। तो उनका फोकस एक ही जगह है, तो हमें उसको मल्टी फोकस्ड बनाना है। तो हमको ले जाना पड़ेगा फील्ड में, हमको उनको मिट्टी भी हाथ करवानी है, हमको उनको फूल पत्तियाँ भी उनको टच करवाना है, उनको उसको एहसास कराना है कि ये सब चीज़ें भी हमारे लिए, हमारी लाइफ के अंदर हमारा एक पार्ट है। तो ये आपका ही काम है जो आप कर सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करती हूँ फूड हैबिट। हम स्कूल में भी फूड देते हैं और बच्चे को पेरेंट्स भी, तो जब पेरेंट्स भी आते होंगे तो बोलते होंगे कुछ खाता नहीं है, और ये सबकी समस्या है। मेरे घर में भी यही प्रॉब्लम है, बच्चा कुछ नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है? खाना तो उसका नेचर है। जानवर को तो कभी नहीं बोलना पड़ता है, पशु पक्षियों को तो कभी नहीं बोलना पड़ता है कि तुम खा लो। वो क्यों अपने आप खा लेते हैं? क्योंकि उनके लिए जो चीज़ बनी है वो लोग वही खाते हैं। हम अगर बोलें कि किसी को, कोई जानवर को क्या नहीं खाता वो खिला दें, या पक्षियों को जो नहीं खाता वो खिला दें, तो खाएंगे? वो कभी नहीं खाएंगे। वो आप डाल दीजिए, वो उड़ जाएंगे, पर आपके पास खाने के लिए नहीं आएंगे। तो हम लोगों की जो फूड हैबिट है वो चूँकि चेंज हो गई है, तो बच्चों का नेचर भी चेंज हो गया है। ओबेसिटी जो बढ़ गई है जंक फूड के कारण, आप सभी जानते हैं कि जो बच्चे खा रहे हैं, तो 2 तरह का बच्चे खाते हैं। एक एसिडिक खाना होता है हमारा, एक अल्कलाइन होता है। एसिडिक मतलब जो भी चीज़ें हम पका के खाते हैं, भून के खाते हैं, जो हम जिसको कि जंक फूड कहते हैं, ये खाने से बच्चे के बिहेवियर में भी चेंज आता है, उसके फिजिक में भी चेंज आता है, उसकी मेंटालिटी में भी चेंज आता है। और जब वो अल्कलाइन वाला होता है, अल्कलाइन से मतलब होता है कि जो प्लांट बेस्ड होते हैं, जो रॉ होते हैं, वो चीज़ें जब खाते हैं तो बच्चों के अंदर उनके हेल्दी फूड होता है। आप बच्चों को बोलिए, आप खुद बताइए, उनको कहिए कि तुम बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हो ना, थोड़ा सर्च करो तो तुम्हें कैसा फूड चाहिए। वो खुद फूड को सर्च करेंगे और फिर आपसे कहेंगे कि आपको तो ऐसा ही बनाना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है, फिर आपको सजेस्ट करेंगे। तो अपने आप उन चीज़ों को बदल सकते हैं। तो बच्चों की फूड हैबिट्स भी थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। ये आपको पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब ज़रूरत हो तो आप समझाइए। जो आपके पास माता पिता शिकायत लेकर आए कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनको भी थोड़ा सा गाइडेंस दे सकते हैं। हम लोगों का एक टीम वर्क होता है, हम टीचर्स, हमारे यहाँ का स्टाफ और सब पेरेंट्स और बच्चे, इन सब को लेकर हम जब वर्कआउट करते हैं तो हमारे बच्चे के डेवलपमेंट में वो सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। इसके अलावा एक प्रॉब्लम आती है इनफैचुएशन, जो 12-13 साल के बच्चों के बीच में ज़्यादा देखी जाती है। जो
हमारे बच्चे 12-13 साल के प्यूबर्टी एज आती है, तो हम लोगों का कहना यह है कि बच्चों में अपोजिट जेंडर की तरफ, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, तो वो अपना पढ़ाई में ध्यान कम लगाते हैं। हम इसको कैसे कंट्रोल करें? देखिए, ये सारी चीज़ें हमारे मतलब एक नेचर की तरफ से दी गई हैं, जिसको कुछ भी चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन वही बात है कि आप उनको कैसे डेवलप करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं बहुत वो लगा देते हैं रिस्ट्रिक्शंस, लड़कियों से बात मत करना, लड़कियों को बोल देते हैं लड़कों से बात मत करना, उनसे दूर रहो। इस तरह की जो बातें करते हैं वो ठीक है, हमें सिखाना ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद में अगर उनके मन में हम डर पैदा करते हैं या चीज़ों को हम जब ज़्यादा दूर करते हैं तो हमसे ज़्यादा उनकी तरफ हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है। हमको समझाना चाहिए उनको कि क्या गलत और क्या सही है। उसके भी एक अलग तरीके, मैं उसके लिए अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपसे एक 2 घंटे का हमारा एक रहेगा मीटिंग, और मैं अलग अलग दोनों के लिए एक सेशंस लेके आप लोगों को वो समझा दूँ कि आप बच्चों को किस तरह से इन्फेचुएशन से दूर रख सकते हैं और उनको सही गाइडेंस दे सकते हैं। यहाँ अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगी, लेकिन जनरली ये होता है क्योंकि आप सब लोग स्कूल्स के बच्चों को ही डील करते हैं और वही एक एज ऐसी होती है जो करती है। यहाँ पर लोग एक बच्चे छोटे छोटे दुश्मन बन जाते हैं कि उसने उससे क्यों बात कर ली, उसने उससे क्यों बात करी, वो तो मेरी फ्रेंड है, तुमने उससे क्यों बात करी। तो ये जो चीज़ें हैं, और ये बता दें मैं आपको, ये कोई प्यूबर्टी एज की बात नहीं रही, अभी तो मैं देख रही हूँ 5 साल के बच्चों में ये बात आ रही है कि मैं उसी बच्चे के पास बैठूंगी या बैठूंगा, वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है। तो यहाँ पर अभी कोई एक सेक्स डिफरेंस की बात नहीं हो रही है, जेंडर की बात नहीं हो रही है, यहाँ वो एक फ्रेंडशिप की बात हो रही है। अब हम यहाँ से अगर उनको फ़र्क सिखाएंगे कि नहीं बहुत गंदा बात है, तुम ऐसा नहीं करोगे, तो शायद उसको वो उसी तरह से ले ले। एक फ्रॉयड, हमारे जो एक साइकोलॉजिस्ट, फादर ऑफ साइकोलॉजी कहे जाते हैं, फ्रॉयड ने यही बात कही है कि हम लिबिडो मतलब कि हमने हमेशा सेटिस्फैक्शन की बात सोची है। जब हम फूड लेते हैं तो हम सेटिस्फाइड होते हैं, जब हम नींद लेते हैं तो हम सेटिस्फाइड होते हैं, हम रेस्ट करते हैं तो हम सेटिस्फाइड हैं, हवा पानी हमारे लिए ज़रूरी है, तो हमारे लिए सेक्स ज़रूरी क्यों नहीं है? वो भी हमारी नीड है, तो हम उससे भी सेटिस्फाइड हैं। पर लेकिन तरीका क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो बच्चे को कब और कैसे इसको सिखाया जाए, उसके लिए हमारा एक अलग से सेशन हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर टीनेज की प्रॉब्लम्स को छोड़कर हमें और क्या कर सकते हैं आप, तो 2 चीज़ें मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊँगी। अब आपकी कोई और प्रॉब्लम हो कुछ और बताएं, क्योंकि डिफरेंसेस तो हमने सारे देख लिए हैं, कुछ हमको और आपसे बात करनी हो तो आप मुझे बताएं तो मैं यही कुछ चीज़ें हमारे पास आई थी, कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। पढ़ाई के लिए जो कंसंट्रेशन है उसमें ज़रूरी है। हमारे जो बच्चे हैं बोर्ड के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं, कई बच्चे वो बोल रहे हैं कि हमने तो सब सभी किया था पर हमारे परसेंटेज इतने कम थे और डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके साथ क्या किया जाए? 10th 12th के बच्चे, 10th और 12th के बच्चे थोड़े से ज़्यादा, इसमें देखिए जो परसेंटेज की बात आती है, हम लोग ये बोलते हैं, कभी भी हम बोलते हैं कि देखिए अभी क्या हो रहा है कि मैं इस पर ये काम करती हूँ सुसाइडल केसेस के ऊपर, बच्चे सुसाइड ज़्यादा कर रहे हैं, खास करके बोर्ड एग्जाम्स के बाद। अभी भोपाल के पास का एक जी, तो उसमें मैं यहाँ पे एसपी ऑफिस में संजीवनी एक हेल्पलाइन चलती है, तो उसमें मैं पैनलिस्ट हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों के पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, केसेस आ रहे हैं कि वो सुसाइड कमिट कर लिया या करने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा। तो उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जब आपके बोर्ड की एग्ज़ाम आने लगे तो उससे एक 6 महीने पहले आपकी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए कि उनको मेंटल प्रिपरेशन देना पड़ेगा। आपको उनके पेरेंट्स को भी समझाना पड़ेगा, आपको उनके पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि अपने बच्चों से ज़्यादा उम्मीदें ना मानें। हम जानते हैं कि बच्चों से ज़्यादा तो हमारे माँ बाप जो हैं वो एम्बिशियस होते हैं, वो इतने महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, बच्चे को बार बार बोलते हैं कि देखो नंबर ज़्यादा लाना, तुमको नौकरी करनी है, तुम इतने परसेंटेज तो चाहिए होंगे जब भी तुम्हें आगे एडमिशन्स मिलेंगे। और इस तरह की जब बातें बार बार बच्चे करते हैं, पेरेंट्स करते हैं बच्चों से, तो बच्चों के मन में वही बात बैठ जाती है कि मेरा परसेंटेज ही वैल्यू करता है। बल्कि ये करना चाहिए, उनके माता पिता को भी समझाएं, जब बोर्ड की एग्ज़ाम हो तो उनके लोगों को, उनके सबको एक मीटिंग कीजिए और उनके पेरेंट्स को समझाइए 6 महीने पहले से कि आप बच्चे पे कोई लोड मत डालें। मतलब लोड मतलब बार बार उसको ये ना एहसास कराएं कि
कि तुम्हें नंबर ज़्यादा लाने। आप उसको बोलो कि आपको जितनी मेहनत करनी है करो बेटा, आपकी जितनी स्किल्स हैं, जितनी आपके अंदर काबिलियत है, आप उस तरह से काम करिए और आप उसको जो मिलेगा हमें एक्सेप्ट है। बच्चा अच्छा करेगा, लेकिन जब आप उसको प्रेशराइज कर देंगे तो जो आता है वो भी भूल जाएगा, वो नहीं करेगा। इसलिए आप उसको कहें कि आपको जितना आता है आप उतना करो, अपनी मेहनत अपना काम करो, बाकी सब हम ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। आप जितना पेरेंट्स उसको सपोर्ट करेंगे, जितना टीचर सपोर्ट करेंगे, बच्चा कभी भी उस पर ध्यान नहीं देगा और आप देखिएगा उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं, सारे नहीं होते, और वो होते हैं जिनको कि जो गोल बनाते हैं। तो गोल बनाने वाले बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी मेरे पास मैं अभी एग्जाम में किसी कॉलेज में गई थी, वहाँ उनकी मैडम ने बताया उनका बेटा 98% लाया। अभी एक ने तो डिसाइड, दोनों भाइयों में से भी किसी ने कॉलेज सुसाइड किया। तो उन्होंने बोला, वो अभी आए थे काउंसलिंग के लिए, कि नहीं मैंने गोल बनाया था कि मुझे 100% आने चाहिए। तो फिर मैंने वही उनकी समझाने की बात करी कि कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ती है ना। हम लोग तो 50% पर ही बिलीव करते हैं कि जब भी हम कोई सिक्का उछालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 50% हेड, 50% टेल, या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा। तो एक तरफ आएगा तो वो क्या हुआ, तो 50% हो गया। तो जब हमको ऊपर वाले ने ही 50% दिया है तो 90% और 100% की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? हमारा दिमाग कंप्यूटर है नहीं है, तो कंप्यूटर भी जब गलतियाँ कर सकता है तो हम भी इंसान। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों से उनको समझाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको 6 महीने पहले की तैयारी करनी पड़ेगी। कोई भी बोर्ड की एग्जाम हो, 12th हो, 8th, 10th, जो भी आपके यहाँ होता है, आप उनको तैयार कीजिए और उसके बाद उनको लगातार उनके लिए एक आध दिन ऐसा डिसाइड कर लीजिए कि हम एक पीरियड लेंगे, बाहर मैदान में बैठेंगे, गोल घेरा बनाएंगे, आई टू आई कॉन्टैक्ट करेंगे, शोल्डर टू शोल्डर हमारी सिटिंग होगी और हम सबसे चर्चा करेंगे, हाँ तुम्हारी कैसी तैयारी है, कोई बात नहीं, तुमको कमजोरी लगी आना पता करेंगे, आप ऐसा करो, ये चीज़ ऐसे पढ़ लो। तो आप जैसे जैसे उसको मॉरल सपोर्ट करेंगे, आप देखिएगा कि उस बच्चे के अंदर प्रोग्रेस आने लग जाएगी। लेकिन हम जहाँ ये उसको डराने लग जाएंगे कि देखो टाइम आ गया, तुम्हारा एग्जाम पास आ गया, तुमने नंबर कम आए तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, तुम आगे नहीं पढ़ पाओगे, बच्चा नहीं कर पाएगा। तो नेगेटिविटी छोड़नी पड़ेगी, तो बच्चा भी पॉजिटिव हो जाएगा और अच्छे रिजल्ट लाएगा। तो उसको आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। Good morning, ma'am. My first question is how we can develop scientific temperament in the student, and on the other hand, my second question is that we have 4 types of temperament when we talk about psychology. That is melancholic, choleric, sanguine, and phlegmatic. So, as you said about aggression, this is the quality of the choleric. But on the other hand, आप सॉरी, सभी लोग सुन रहे हैं, थोड़ा हिंदी में बोल देंगे, हम समझ रहे हैं। जी जी मैम, ओके। हाँ। सो जैसा आपने टेम्परामेंट की बात करी, जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी में 4 टाइप के अलग अलग टेम्परामेंट होते हैं। और एग्रेसिव नेचर एक कॉलेरिक मतलब स्टूडेंट या बच्चे की अलामत या एक ह्यूमन की अलामत होती है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम फ्लैग्मेटिक या सैंग्विन की बात करें तो वहाँ पे वो एग्रेशन नहीं शो करता। तो मैम सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि हम जो डिफरेंट टाइप के टेम्परामेंट होते हैं उनके बच्चों के साथ कैसे डील कर सकते हैं। एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ वी कैन डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट इन द स्टूडेंट्स। देखिए, साइंटिफिक की जहाँ तक आप बात करेंगे, ये सब ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते ना। टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है बैट्समैन? टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है, हमारा जो भी एक तरह से सोचने समझने के तरीके की बात करें तो हम अपने टेम्परामेंट अपने हेरिडिटी से लेकर आए हैं बहुत कुछ, और फिर बाकी जो चीज़ें बनती हैं वो हमारा एनवायरनमेंट बना देता है। हम बोलते हैं ना कि हमारा बच्चा तो बड़ा ही सीधा था, पता नहीं कैसे कॉलेज जाते से इसका इतना खराब हो गया टेम्परामेंट, ये बिल्कुल रेस्टलेस फील करता है, ये हमारे साथ मिसबिहेव करने लग गया है, या चीज़ों को समझना नहीं है, या फिर बहुत जल्दी घबरा जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा करने लग जाता है, किसी चीज़ के ऊपर टिक के नहीं रहता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये हमारी सिचुएशंस के ऊपर भी रहता है। तो आप किस एनवायरनमेंट में उस बच्चे को रखे हुए, तो अपने सबसे पहले तो हमें अपने उस एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा। अगर वो सही नहीं है तो आपको भी तो लगना चाहिए ना। बच्चा तो जो लेकर आया है वो एक रॉ मटेरियल है, वो तो अपने आप आया आपके पास। तो अगर आपका एनवायरनमेंट ही उस तरह का नहीं है तो हो सकता है कि वही अपना टेम्परामेंट सही ना रख पाता हो। तो टेम्परामेंट जो है वो हमारा ज़्यादातर तो हमारी हेरिडिटी का प्रोसेस है, और ये जो साइंटिफिक बात कर रहे हैं वो इसीलिए है क्योंकि वो हम चेंज नहीं कर सकते, पर हम उसके बिहेवियर को बदल सकते हैं। तो आप बिहेवियर को चेंज करने के लिए मैंने कहा कि चाहे वो एग्रेशन हो, चाहे वो कुछ हो, आपको उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा अपनी कुछ एक्टिविटीज़ के साथ। तो आप उसको या तो कभी इंडिविजुअली कर लेके बैठिए, या फिर ग्रुप में उसको पॉइंट आउट ना करते हुए
दूसरे बच्चों के साथ मिलकर कुछ ऐसा काम करें ताकि बस उसको समझ में आए कि ये मुझ पर भी लागू होता है। ऐसे हम लोग कुछ प्ले थेरेपी करें, जिसको हम लोग बोलते हैं प्ले थेरेपी। आप साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग प्ले थेरेपी करते हैं। तो रोल प्ले देते हैं, बच्चे को रोल दे दिया जाता है कि अब आपको इसको ऐसा प्ले करना है। तो जब वो रोल प्ले करता है तो उसको लगता है कि शायद इस सोसाइटी के लायक है, क्योंकि वो एग्रेसिव है, लूज टेम्परामेंट है, हाई टेम्परामेंट है। तो वो अपने आप जब बिहेवियर करने लगेगा तो उसको लगेगा कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, और वहाँ से उसके कंट्रोल शुरू हो जाएगा। तो ये थेरेपी का पार्ट है। नहीं देखिए, आपको ना सबसे पहले तो सबसे पहले अपने कुछ नियम बना लीजिए, है ना। और वो नियम कैसे होने चाहिए, जब आपके स्कूल में वो क्लास में बच्चे पहली बार आते हैं तो आपको मालूम है कि ये बच्चों में से कुछ ऐसे हो सकते हैं। जैसे ही वो क्लास के अंदर पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास आए तो आप उनको थोड़ा सा डायरेक्शन देना शुरू करें कि देखिए भाई हमारी क्लास में हम लोग ऐसा करने वाले हैं। ऐसा नहीं देखिए हमारे यहाँ तो ये नियम है, मतलब आप कड़क होकर नहीं बोले, आप ये बोले कि देखो हम लोग मिलकर ऐसा करने वाले हैं कि हमें जब जाना होगा ना कहीं बाहर तो हम 1 घंटे के बाद बाहर जाएंगे, हम लोग 1 घंटा पढ़ेंगे फिर जाएंगे। थोड़ा सा समझाया जा सकता है, क्योंकि वो बच्चा जानकर कर रहा है ना। वो एक आध बच्चा ऐसा होगा तो आप उसको बुलाएगा, उसको काम में लगा दीजिए, उसको सामने बैठा दीजिए कि भाई आ जाओ मेरे साथ ही हेल्प करना है 2-3 बार। उसके बाद उसको अलग से बुलाकर पूछ सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको कहीं कोई आपको दिक्कत हो रही है तो हम उसकी हेल्प करें। क्यों जाना चाह रहा है ये तो जानने की कोशिश करें ना। वो आपको सुनना नहीं चाह रहा है क्या, वो आपको पसंद नहीं कर रहा है क्या कर रहा है, हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना। बाहर जाने के पीछे क्या अट्रैक्शन है, क्या कुछ उसके लिए है क्या बाहर, तो आपको पहले ढूंढना पड़ेगा रीजन कि वो बाहर क्यों जा रहा है। अगर वो बार बार टॉयलेट जाना चाह रहा है तो क्या उसकी कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, उसको बार बार यूरिन पास करना है क्या, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। मेडिकल प्रॉब्लम है क्या उसको, तो हमें पहले रीजन देखना पड़ेगा, उसके बाद कंट्रोल्स करना पड़ेंगे। पर हर टीचर को अपनी क्लास के लिए ये ज़रूर है कि अपने कुछ नियम बना देना। बहुत स्ट्रिक्ट भी मत रखिए, बहुत फ्लेक्सिबल भी मत रखिए। जैसे होता ना, आज बच्चा क्लास में लेट आया तो आपने उसको खूब पनिशमेंट दिया कि तुमको इतनी बार लिखना पड़ेगा, तुम्हें बाहर खड़े रहना पड़ेगा, तुम्हें क्लास में नहीं आने देंगे। और वही बच्चा कभी और देर से आया तो आपने उसको ध्यान ही नहीं दिया और आपने बोला हाँ चलो बैठ जाओ काम करो, तो बच्चा सोचेगा कि ये तो मतलब बहुत ही लीनियंट है, इनको कुछ करना नहीं होता है, ये जब चाहे कुछ करते हैं। लेकिन आपकी अपनी एक इमेज, अपनी एक छवि बनाना ज़रूरी होता है, और अपनी उस इमेज बनाने के लिए अपने नियम बनाने पड़ते हैं और बहुत ही पोलाइटली बनाने पड़ते हैं। किसी भी चीज़ को जब आप थोपते हैं तो वो कभी भी अच्छा काम नहीं करती, क्योंकि वो एक स्ट्रेस पैदा करता है। वो आपको स्ट्रेस नहीं पैदा करना है, आपको एक फ्रेंडली रहते हुए आपको अपनी क्लास को बहुत स्मूथली चलाना रहता है। कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में कुछ भी ना हो पाए, सब कुछ हो सकता है। जब हम नॉर्मल्स को नॉर्मल में ले आते हैं तो ये तो सब नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये तो एटीट्यूड है, ये छोटे बच्चों का एक अपना एज का फैक्टर है, ये सारी चीज़ें वहाँ से इफेक्ट हो रही है। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ऐसे ही रहने वाले। हाँ, ये तब चेंज नहीं होगा जब आपने खुद रिजिड होकर उसके अंदर वो चीज़ पैदा कर दी कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर तो वो नहीं चेंज होगा। तो उस जिद में आ जाते हैं कि मुझे करना ही वही है जो मेरा मन है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज 20 children or 25 children in class. 20 children, 25 children in a class. So every children is not similar. तो कुछ 10 बच्चे जो एक्सीलेंट है, कुछ एवरेज है, कुछ जो नॉन एवरेज। तो मैम जैसे कुछ एक बच्चा है उसमें से ऐसा होता है कि 2 बच्चे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होते, दे आर नॉट एबल टू स्पीक फॉर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो मतलब उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए मैम क्या करना चाहिए? वो बोल ही नहीं पाते मैडम खुद की क्लास में। किस एज की बात है? ये मैं अभी 6 या 7 क्लास की बात कर रही हूँ कि एक लड़की है, तो शी इज नॉट एबल टू, शी इज सिटिंग अलोन, शी इज नॉट लिविंग विद एवरीवन। वो मतलब किसी के साथ भी मिक्स नहीं होती है, क्लास के दूसरे बच्चे भी जो होते हैं वो उसके साथ मिक्सअप नहीं हो पाते हैं। तो उसका मैम कॉन्फिडेंस इतना लूज हो चुका है कि वो मतलब कुछ कर ही नहीं पाती है। आई डोंट नो शी मतलब उसके माइंड में क्या है, कुछ कर सकती है या नहीं। देखिए सबसे पहले तो आपको उसके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। आप पेरेंट्स से बात करें
उनको बुलाकर पूछें कि क्या उसका ये बिहेवियर घर पे भी वैसा ही है, सबके साथ मिक्स नहीं हो रही है, सोशल नहीं हो रही है, क्या कारण है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं। अगर वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है ही है, मतलब उसके पेरेंट्स भी वैसे ही हों और वो भी घर में वैसे ही रह रही है, तो फिर हमें उसको थोड़ा सा सोशल करने के लिए सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर उसको लाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस वाली बात जो होती है वो इतने छोटे बच्चों के लिए, तो अभी एकदम से कोई कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए क्या है, आप छोटे छोटे स्टेज के प्रोग्राम्स करते हैं, डांस है, कुछ उनको गाना गाने के लिए, किसी और चीज़ के लिए, उनके इंटरटेनमेंट कराने के लिए आप उनको बाहर लाइए। ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ पढ़ाने के लिए बोलते हैं कि चलो आ जाओ और क्लास में लेसन को आप सुनाना शुरू कर दो, आप उससे बोलेंगे, आप उसको टेबल सुनाओ या तुमने जो पढ़ा है तो उसको आके यहाँ बताओ, तो आपको लगेगा कि वो एक डर नहीं है उसके अंदर या वो कॉन्फिडेंस नहीं है। आप उसको इतना कह सकते हैं कि तुमने कोई स्टोरी सुनी है क्या, चलो वो स्टोरी सुना देते हैं, चलो तुम बताओ कि तुम्हारी कौन सी अच्छी फ्रेंड है, तुम उस फ्रेंड में क्या दिया, मतलब तो तुम्हारी फ्रेंड की कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं कि क्या पसंद है, वो तुमको कैसा पसंद करती है। घर में भाई बहनों के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए, चीज़ों की हॉबीज़ के बारे में बात कर ली जाए, तो बच्चों से आप जितना इंटरेक्शन करेंगे, जितनी बात करेंगे, वो आपसे खुलने लगेगा। जब आपसे वो खुलेगा, आपसे बात करेगा, तब आप उसको कोई एक्टिविटी देकर उसको सामने लेकर आए और उससे करवाना शुरू कर दें। धीरे धीरे वो खुद ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मैं बोल सकूँ। और अगर उसने 3 या 4 बार आपने पढ़ाई की बात करी और उसने नहीं बता पाया, तो हो सकता है उसको याद नहीं बता पा रहा, तो वो चुप हो गया, तो फिर वो डरेगा आपके सामने आने से। तो आप उसको पहले जितनी भी चीज़ें हो, पढ़ाई को छोड़कर दूसरे अदर एक्टिविटीज़ उसके साथ करिए, मनोरंजन कीजिए, उसका खेल कूद की बातें कीजिए, तो अपने आप धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और पेरेंट्स से ज़रूर ये बात करें कि घर में कैसा माहौल है। हो सकता है घर में भी वैसे ही दबा हुआ माहौल हो तो बच्चा खुल नहीं पाता है, पर हो जाता है, ऐसा नहीं है। और कुछ तो देखिए नेचर वजह से जो उसके आया है उसके ज़रिए। कुछ बेसिक डेफिनेशंस वगैरह कुछ मतलब स्टार्टिंग में जैसे सेकंड थर्ड फोर्थ में जो चीज़ें होती है और वो चीज़ें फिर फोर्थ में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ उस क्लास में, तो बच्चों ने अच्छा कवर किया, उसी को वापस रिवाइज किया और उस बच्चे को मुझे पता था कि उसको नहीं याद है, तो मैंने उसको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। मैं बोर्ड पर हर चीज़ लिख कर, तो भी उस बच्चे में मतलब इतना सा भी चेक या बिल्कुल बच्चा इतना पैसिव, उसमें कोई इमोशन नहीं, ना ही वो कोई शरारत करता है, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये कुछ करना ही नहीं चाहता। तो आपने उसके मम्मी पापा से वो क्या बताते हैं? पेरेंट्स से मिले तब इंडिया में मिलते तो पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा ध्यान ही नहीं देता, बोले हमने ट्यूशन वगैरह भी लगा रखी है और ट्यूशन की जहाँ लगाई वही उनके रिलेटिव है, लेकिन वो बच्चा करना ही नहीं चाहता। देखिए, वो जो भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं आपकी कोशिशों से भी, और पेरेंट्स भी वही बोल रहे हैं, तो आप लोग अपनी हर क्लास के बच्चे की ऐसे जो भी हर क्लास में ऐसे 1 आध 2 बच्चे मिलेंगे, तो आप उनकी एक लिस्टिंग कर लीजिए, और अगर आप ये वाली चीज़ बोलते हैं तो फिर तो उनको काउंसलिंग की ज़रूरत थोड़ी सी पड़ेगी, ठीक है। आप उनके पीछे अपने एफर्ट लगा के आप दूसरे सारे बच्चों को तो छोड़ नहीं पाएंगे, आपने उसको बता दिया, सुना दिया, समझा दिया। अगर लगे तो आप उसको कभी अलग से क्लास में रख के पूछ लीजिए कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ इसमें, तुम बता, इसमें कुछ समझना चाहते हो अलग से। आप क्लासरूम में तो समझा रहे, उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आए तो फिर आपको उसके लिए एक स्पेशल काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आप उसको किसी काउंसलर से बात करके उसको मिलवा के और उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो निकालते हैं। ऐसे बच्चों के बीच में दिमाग कुछ और चल रहा होता है, इसलिए वो आपकी पढ़ाई हुई बताई हुई चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। हमने क्या बोला कि अब यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें से 10% लोग मुझे सुन भी पाए। क्यों? उनके दिमाग में कुछ भी चल रहा होगा, घर की बातें होंगी, अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, आगे आने वाला टाइम अभी मुझे क्या करना है उसकी कुछ बात हो रही होगी, उसी में उनका दिमाग होगा। पर ये ज़रूर है कि वो मुझे देख भी रहे हैं और हो सकता है मेरे कानों की कुछ चीज़ें जा रही हो और कुछ नहीं जा रही हो। तो ये तो बच्चे हैं, तो इनके अंदर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए इस तरह के डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए या तो उनको फोकस कराया जाए और नहीं तो उनसे उनकी पहले प्रॉब्लम समझी जाए। और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादातर यही होती है कि वो घर से आते हैं। आप ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पढ़ाने में नहीं परेशानी आ रही हो, उनको खुद को समझना दिक्कत आ रही हो सकता है कि उनका IQ लेवल थोड़ा सा लो हो, ये सब टेस्ट करा लेते हैं तो उनका सोल्यूशन निकल आता है। पर ये 1 आध बच्चों की होती सारे होती मतलब क्लास में कुछ बच्चे नोटी रहते हैं, मतलब ये करवा रहे, राइटिंग करवा रहे, तो वो लिखते हैं और दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हैं, मतलब अपने चेहरा बनाते हैं कुछ ऐसा ताकि बच्चों का थोड़ा ध्यान उठ पे चले जाए। तो उन बच्चों से हमें कैसे डील करते हैं?
मैंने अभी आपको पहले भी यही बात बताई थी ना कि आप उनको दूसरी एक्टिविटीज़ में रख लें, वो जब ज़्यादा करते हैं तो आप उनको कोई ना कोई जिम्मेदारी का काम दीजिए, उन पर अपना ट्रस्ट लाइए, उनको सबसे आगे अपने सामने बैठा लीजिए। अगर वो पीछे बैठ के शैतानी कर रहा है तो आप फ्रंट में ले आएंगे, तो फ्रंट में पीछे जाके क्या करेगा? वो आपको ही देख रहा है तो आपके सामने वो जुड़ा रहे। पर आपको बैठाने के बाद भी आप अपना उसको डर पैदा मत कीजिए, उसको अपना आप उसका प्यार पैदा कीजिए, उससे अपनापन, वो आपका कहना मानेंगे, वो सही हो जाएंगे। ये थोड़ा सा एज फैक्टर है, उसको थोड़ा आपको डील तो करना पड़ेगा। शैतान तो हर बच्चे हैं, घर में भी क्या नहीं करेंगे, स्कूल में तो भी क्लास के एक सीट पे बैठे रहते हैं, घर में तो वो कभी पलंग पे कूदेंगे, कभी सोफे पे कूदेंगे, सीढ़ियों पे दौड़ेंगे, क्या नहीं करते। तो अभी माँ बाप डील कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने के लिए उनका अलग से उनको आप तवज्जो दीजिए। उनको बस मैंने क्या बोला, आप अपना बस थोड़ा सा टेंशन दीजिएगा, आप सही हो जाएंगे। मैम, हाँ जी, टीचर और बच्चे का रिश्ता तो माँ बाप से भी बढ़कर होता है। बिल्कुल। तो मेरी प्रॉब्लम बच्चा नहीं है, पेरेंट्स है। हाँ, होते हैं। मैं अगर अपने क्लास में बच्चों को, कुछ पेरेंट्स तो मेरे साथ ऐसे मिले हैं कि मैं वहाँ पे इतना होमवर्क दे दिया और आपने सारे बच्चों की कॉपी चेक करी और मेरे बच्चे का जो होमवर्क था ना आपने चेक नहीं करा ना, ये डिस्टर्ब इतनी हो गई, अगर ये चक्कर खा कर कर गई तो आपकी रिपोर्ट है। आपको मैनेजमेंट से बात करना नहीं, आप तो ठीक है, आप बोल सकते हैं देखिए इस तरह का काम तो नहीं कुछ कर सकते कि बच्चों को हम ये कह दें कि वो गिर जाए और आप उनको बोलिए ठीक है मैं 100 में से 100 दे देती हूँ, क्या आपका बच्चा प्रोग्रेस करेगा, तो उनको भी समझाने का एक तरीका होगा। अभी मैंने नया सत्र शुरू हुआ, उसके अंदर ये लास्ट ईयर वो प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट हुए, तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब पेरेंट बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स ही हुई। तो पेरेंट्स ने आके इतना डिस्टर्ब करा कि हम तो टीचर रहे मैडम, अगर बच्चे को हमें संभालना नहीं आएगा तो माँ बाप नहीं, हम तो कहते हैं माँ बाप से ज़्यादा हम समझते हैं, ज़्यादा अपने पास वो ज़्यादा रहते हैं, उनका बिहेवियर चेंज करना। मैं तो माँ बाप को ब्लेम ही नहीं करूँगा कि वो बच्चे को सुधार के लाए, तो टीचर वो होता है तो बच्चा देख कर टीचर को सुधर जाता है। अगर टीचर नहीं तो बच्चा सुधर, लेकिन पेरेंट्स को कैसे सुधार? देखिए मैडम, इतने सारे लोगों को सुधारने का काम तो हम लोग शायद पूरी जिंदगी करते रहेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। हमें तो बच्चों की प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करना है और उनके पेरेंट्स को उनकी प्रॉब्लम्स को बताना भी ज़रूरी होता है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि वो ऐसे बात करेंगे तो आप बोलेंगे अगर आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप किसी दूसरे लोगों से बात करवा दीजिए, आप बात ना करें, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कुछ पेरेंट्स होते हैं, उनमें से हम लोग भी तो हैं, हम भी तो किसी न किसी बच्चे के माँ बाप हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा एडजस्ट तो करेंगे, बहुत बोलेंगे प्यार से कि आपका बच्चा तो हमारा बच्चा, हम क्या उसके लिए कोई बुरा चाहेंगे। ऐसा आप कुछ अगर उसके साथ पेरेंट्स से आप इतना मतलब खूबसूरती से बात करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी आप पे फिदा हो जाएंगे, वो बच्चों को डांटना शुरू कर देंगे कि तुम्हारी गलती है, पर आपको बोलना उनके पेरेंट्स से अच्छा ठीक से रहेगा, रिपोर्ट वाली बातें जानने पाती तो ये बात आप मैनेजमेंट से। गुड मॉर्निंग मैम। मैम जैसे कुछ बच्चे बहुत स्लो राइटर हैं, मतलब जैसे मैंने वर्ड मीनिंग लिखवा रही हूँ अभी, तो 10 हो गया या 5 हो गया, इवन 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे जो हेडिंग भी नहीं डालते, तो मैम क्या करें? फिर मैम टाइम वेस्ट होता है, हम लोगों के लिए रुकना पड़ता है। साइकोलॉजी का तो ये कोई पार्ट नहीं है मेरा, क्योंकि ये तो बच्चों की अपनी आपकी प्रैक्टिसेस हैं, आप उनको समझाएं, उनको मतलब आप कैसे कैसे पढ़ाते हैं, आपके तरीके वो आप उनको समझाएं कि वो हेडिंग डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, वो लाइन खींच रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये तो आपके अपने पढ़ाने के तरीके हैं, है ना, तो आप ही उनको समझाएं। ये तरीके कोई साइकोलॉजिस्ट इसको कुछ नहीं कर सकता है, तो इसमें आप लोगों को ही अपनी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। उनके पेरेंट्स से बात करो तो उनके पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा बच्चा जो है कोई एक स्पेशल बच्चा है, उसको एक स्पेशल स्कूल की, एक स्पेशल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। तो उन बच्चों को हम क्लासरूम में कैसे देखें? नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है स्पेशल तो आप सीधे किसी भी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स के पहले साइकोलॉजिस्ट के पास दे लीजिए, उनका IQ टेस्ट करा लीजिए और उनका कुछ पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं वो करा लीजिए। अगर उसको थोड़े भी स्पेशल लगते हैं, स्पेशल से मतलब, तो आपको उनको स्कूल की तरफ से ही कह दिया जाएगा कि वो उनको उस जगह से हटा दें। अगर वो बहुत ज़्यादा अगर नॉर्मल है
और अगर थोड़ी बहुत चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने अभी कहा ना 80% लोग हम लोगों के बीच में, और अगर वो इतने स्पेशल हैं कि आपको संभालना मुश्किल जा रहा है तो फिर आप उनको क्लासरूम में ना रखें, पर उनका पहले टेस्ट होना ज़रूरी है। आप लेबल मत कीजिएगा कि आपके बच्चे जो हैं नॉर्मल। कभी पेरेंट्स को ये बात मत बताइए, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, और ये चीज़ अच्छी भी नहीं है ना। ये लीगल और मॉरल दोनों चीज़ें सही नहीं है। पहले टेस्ट कराना जरूरी होता है। आप किसी को कैसे कह सकते हैं कि उसको कैंसर है, कैसे कह सकते हैं कि उसको ये बीमारी है, जब तक कि उसकी मेडिकल जांच ना हो जाए। तो ठीक है, सिम्टम्स हमको मिलते जुलते दिखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके पीछे कोई प्रॉब्लम है। तो आप पहले उसका टेस्ट करवाएं, फिर हम लेबल करेंगे कि वो स्पेशल है। ठीक है मैम, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास रूम में तो रहते हैं बट अपने फैमिली इश्यूज के चलते उनका जहन क्लास में नहीं रहता है। कितना भी उनको एक्सप्लेन कर दिया जाए उस चीज़ को लेकर, बट फिर भी वो अपने फैमिली इश्यूज के अंदर ही इंगेज रहते हैं। इन दैट केस उनको क्लास रूम में कैसे डील करें, उन्हें कैसे यहाँ क्लास रूम में लाया जाए? देखिए, वो मैंने आपको बताया कि वो कारण यही है कि आजकल लेट नाइट उनका सोना, उनका खाने पीने का तरीका, लाइफ स्टाइल इतनी बदल चुकी है कि वो इतना थक चुके होते हैं अपने घरों में, अपने बाहर की दुनिया में, कि वो स्कूल में आते आते तक वो नींद से ही होते हैं। मेंटली वो प्रेजेंट होते ही नहीं हैं, फिजिकली प्रेजेंट होते हैं लेकिन दिमागी तौर पे वो वहाँ नहीं होते हैं। इसके पीछे वही है कि उनके ऊपर या तो बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस है, या कोई बहुत ज़्यादा उनके थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, या उनके कोई बुरी संगत है जिसकी वजह से उनको कहीं बाहर घूमना खेलने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, या परिवार में कोई दूसरी परेशानियाँ भी हो सकती हैं। तो वो तो सारी चीज़ों के पीछे बैकग्राउंड पहले चेक करना पड़ेगा आपको कि उसमें है क्या प्रॉब्लम। उसके बाद फिर उनकी आपको कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे हर बच्चे को जगा नहीं सकते कि तुम दिमागी तौर पर जग रहे हो कि सो रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकता। तो आपको पहले उसकी पूरा पता लगाना पड़ेगा कि ये सब क्यों हो रहा है, और फिर उसके बाद गुड मॉर्निंग मैम। मेरा सवाल यह था कि जैसे 10-12 के बच्चों की बात करें तो जब हम उनको समझाते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि घर पर भी हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वो भी ऐसे ही हमें लेक्चर देते रहते हैं, और फिर स्कूल में आते हैं तो सेम एज टीचर भी ऐसे ही लेक्चर देते हैं, तो वो ऐसा बोर हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या डिसीजन लिया जाए। तो उनके लिए कैसे डील करें, क्या इम्प्रूवमेंट आए? आप सही बोल रहे हैं। मैं ऐसे ही जब पेरेंट्स को काउंसलिंग करती हूँ, पेरेंट्स की जब मैं सेशंस लेती हूँ, तो मैं यही बोलती हूँ कि टीचर तो क्लास में करते ही करते हैं, हम लोग घर में भी टीचर बन जाते हैं। जैसे ही घर पहुँचते हैं ना, बस माँ बाप का यही रहता है कि ये सब पढ़ो, ऐसा करो, तुमने ये नहीं करा, वो नहीं करा, मतलब वो सेम वही पोजीशन है। तो बच्चों को तो बोर होना ही है, तो थोड़ा सा स्पेस तो देना पड़ता है। तो आप अपने पेरेंट्स को जब बात करते हो मीटिंग में, तो आप उनको बोलें कि जैसे ही बच्चा घर पहुँचता है, कम से कम उसको 2 घंटे 1.5 घंटे आप पढ़ाई की कोई बात ना करें, उससे शेयर ज़रूर करें, चाहे टीचर हो या पेरेंट्स हो। शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूछें ज़रूर कि कैसा रहा दिन, मज़ा आया कि नहीं आया, पर उससे कोई पढ़ाई की बात ना करें। जितना टाइम हम किसी भी एक्टिविटी के बीच में गैप देते हैं, वो उतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि आप पढ़ के सो जाओ, सुबह से याद रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन को रेस्ट मिल जाता है, और वो जो हमारा रिटेंशन पावर है वो बढ़ जाता है। तो यही हमारा दुनिया में तरीका दोहराने को मिलती है, तो हमारी थकान बढ़ जाती है। तो पेरेंट्स को ही आपको देना, स्कूल में तो आपको काम कराना ही है, उसको तो बोर होने का सवाल ही नहीं होता है। अगर हम ये बोल देंगे बच्चा पढ़ने से बोर हो रहा है, तो फिर हमारा क्या काम है। लेकिन पेरेंट्स को आप जरूर कह सकते हैं कि स्कूल से जाने के बाद कम से कम 2 घंटे उससे पढ़ाई की कोई बात ना करें। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, मैंने देखा कि बैग आते हैं, खोलते हैं, फटाफट होमवर्क करते हैं, बैग इधर उधर करते हैं, खेलने चले जाते हैं, उनको लगता है मेरा काम हो गया। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आप कह रही हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा कोई गैप होना चाहिए पढ़ने के लिए और खेलने के बीच में। और ये पेरेंट्स को तो थोड़ा सा हो ही जाता है, आजकल कॉम्पिटिशन बहुत हो गई है, तो माँ बाप ज़रा ज़्यादा फिक्रमंद हो गए हैं। मैम, हर क्लास में बच्चों की प्रॉब्लम तो होती ही है, कभी कुछ बट सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टीचर्स के ऊपर ही होती है कि भले कुछ भी हो जाए, कैसी भी प्रॉब्लम हो, टीचर्स को उनको सॉर्ट आउट तो करना ही है। बट माय क्वेश्चन इज कि वो टीचर अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करे, क्योंकि उनको तो अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है, उनके सारों बच्चों के ऊपर ध्यान भी नहीं पड़ता है, तो वो सारे बच्चों को ईच एंड इक्वल कैसे ट्रीट करे कि उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो जाए, और वो इंडिविजुअल हर बच्चे को अटेंशन भी दे पाए। मैंने अभी आपको यही बोला था थोड़ी देर पहले कि हमें एक डायरी बनानी है, आपको बोला था
और डायरी में आपको मैंने कहा था कि आप इस तरह से लिखिए कि आपके कौन से बच्चे जो हैं वो मतलब थोड़े से स्पेशल हैं, तो थोड़े से परेशान करने वाले या उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, और कुछ बच्चे ऐसे जिनकी आपको बहुत अच्छी कुछ खासियत पता हो, उनको आप लोग एक डायरी बना के रखें। और कुछ नहीं कर सकते हम एक वीक में जो एक उनका खेल का पीरियड होता होगा, उस खेल के एक पीरियड में आप उसके लिए निकाल सकते हैं और उसमें आप उससे चर्चा कर सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम को सुनने के लिए आप एक दिन रख लीजिए। चलिए एक हर हफ्ते मत करिए, 15 दिन में कर लीजिए, तो उनकी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो सकती है, ध्यान तो दे सकते हैं। सिलेबस अपनी जगह है पर एक आध पीरियड तो मिलता होगा ना इंटरटेनमेंट, खाने के लिए, खेलने के लिए, उसको आप अपने एक टाइम टेबल में बना लीजिए कि हमारे लिए ये वाला दिन इस वाले समय को हम ऐसे ऐसे यूज़ करेंगे, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सारे बच्चों की प्रॉब्लम नहीं होती, 50 में से 5 बच्चों की हो सकती है, तो 5 बच्चे को हम टैकल कर सकते हैं, उनके लिए हम अलग से टाइम ले सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। मैम मेरा क्वेश्चन है एज अ पेरेंट्स, अगर बच्चा क्लास में बहुत टॉकेटिव है, मतलब उसकी पढ़ाई की कंप्लेन नहीं आ रही है लेकिन उसे शरारत करने की कंप्लेन आ रही है, और मैं मतलब घर पे भी उसको मोटिवेट किया जाता है हर अच्छी चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा, बार बार कंप्लेन आ रही, तो उसके लिए क्या करते हैं? टॉकेटिव शरारती, ये तो हर बच्चे का गुण होता है, इसका तो एज है, क्या हम करें? मैं उसकी क्लास में किस तरीके से वो कर सकती हूँ, जो उसकी कंप्लेन आ रही है उसको तो मैं कैसे दूर कर सकती हूँ एज अ पेरेंट्स। अच्छा, आपके बच्चे की प्रॉब्लम है जी तो आप उनके टीचर को यही समझाइए जो मैं बोल रही हूँ कि भाई मैं अभी उसका एज है, ये फैक्टर है, उसका बोलेगा ही सही, नहीं बोलेगा तो क्या करेगा, पर बोलने का मतलब क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है तो टीचर ही उसको कंट्रोल करेगी, जैसा मैंने आपको समझाया कि आप क्या करें। क्लास डिस्टर्ब करने के मामले में आती है कंप्लेन, तो वहाँ तो आप अपने घर में पहले तक अपने बच्चे को थोड़ा सा पूछिए कि तुम्हें क्या समझ, क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतनी बात करते हो, वहाँ पे थोड़ा सा रुको। आपको लग रहा है कि बच्चे को ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अट्रैक्शन चाहते हैं, बच्चे जो है वो पेरेंट्स का, टीचर्स का अपनी तरफ अट्रैक्शन चाहते हैं, कई बार ऐसा नहीं करते। मैं खुद अपनी ग्रैंड डॉटर को देख रही हूँ कि वो मुझे 1 मिनट बात नहीं करने देती, किसी से भी नहीं करने देती, 4.5 साल जितना हम किसी से बात करेंगे हमसे ज़्यादा डबल करती, तो वो तो इतनी छोटी तो उनको लगता है उसको कैसे हो सकता है, क्योंकि वो उसका अभी एज है, वो बोलेगी से। अब यही काम आप लोग नहीं कर पा रहे, मैंने शुरू में ही आपको बोला कि हर इंसान अपने एज के अकॉर्डिंग ही काम करता है, तो बच्चे की भी अभी वही एज है कि बात करेगा, लेकिन अगर वो बदतमीजी कर रहा है, परेशानी कर रहा है, आपको मैंने कहा कपड़े खींच रहा है, आपकी चीज़ों को तोड़ फोड़ कर रहा है, तो आपको कहीं उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। बोलना उसका नेचर है, लेकिन उसको कंट्रोल करना आप कैसे कर सकते हैं, मतलब छोटे बच्चों को धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। अभी एज क्या एज है? 40 14 साल के बच्चे को समझे, आपको उसको भाई थोड़ा सा आप ही समझाइए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना बात करो कि क्लास से तुम्हारी कंप्लेन आई, बच्चों मैं तो 5-6 साल बच्चों को बात कर नहीं, ये तो फिर आप बच्चों को अपने आप ही बात कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा करते हो। अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको अगर उसमें कुछ परेशानी नजर आ रही है, आप मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए, मैं बात करूँगी, मैं उस बच्चे से बात करूँगी। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकंड, मैं सबसे जब लास्ट में अपने कोई भी सॉरी सर मैं क्लास खत्म करती हूँ या मेरे लेक्चर हो या मेरा कुछ भी होता होगा, मेरी कोई मीटिंग हो, चाहे मेरी किसी पार्टी में है ना, तो मैं 2 चीज़ें आप लोगों से रिक्वेस्ट करके बोलूँगी कि आप अपनी क्लास में भी इसको थोड़ा सा शुरू करिए। हम लोग बोलते हैं ना कि हम अपने देश के नागरिक हैं, अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, सैनिक बन के कहीं लड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं जो बच्चों में भी आप हैबिट डाल सकते हैं। तो जब भी आप अपनी क्लास को एंड करें तो हमेशा अपने बच्चों को बोलें कि अपनी क्लास से निकलने के पहले आप चेक करिए कि आपके कमरों की लाइट तो नहीं जल रही है, आप उसको बंद करवाइए। कहीं पर अगर कोई नल खुले हैं तो प्लीज़ उनको बोलिए कि उसको बंद कीजिए। कोई बेवजह पेड़ों को तोड़ रहा है, पत्तों को तोड़ रहा है, तो प्लीज़ बोलिए कि उनको मत तोड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम पेड़ पौधे लगाएं। अगर हम अपनी क्लास के लेक्चर में एंड में रोज़ ये बोलेंगे तो हमारे दिमागों में इतना भर जाएगा कि जो आज जो पोल्यूशन है, जो आज परेशानियाँ और आगे आने वाली लाइन में वो ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं आज भी आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि आप तो करें अपने बच्चों से ज़रूर करवाएं। थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर। थैंक यू वेरी मच। बहुत तफसीली गुफ्तगू की आपने बच्चों की नफ्सियात के बारे में,
और बहुत अच्छी रहनुमाई की टीचर्स के लिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अक्सर जो है टीचर्स मैम की बातों से मुतमईन होंगे और जहाँ कहीं भी पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर कुछ मैम ने निशानदेही भी की कि वहाँ पर आपको ज़रूरत लगे तो आप पर्सनल काउंसलिंग करवाइए। और कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं जिसके ऊपर बात करने के लिए अलग से हमें 2 घंटे का सेशन देना होगा। ख़ासतौर से जेंडर से मुताबिक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और पीयर प्रेशर है ख़ास तौर से, और एडोलेसेंस के इश्यूज हैं, तो उस पर इंशाअल्लाह मैम को फिर मदऊ किया जाएगा। और आप लोगों ने काफ़ी सवाल भी किए, कुछ लोगों के सवाल भी बाकी हैं, लेकिन हमारे साथ में अभी सैयद तनवीर साहब भी हैं, कुछ उनके लिए भी बाकी रखें सवाल इंशाअल्लाह। तो मैं एक बार फिर खालिदा मैम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दावत देता हूँ जनाब सैयद तनवीर साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सुब्हानल्लाह मौलाना जी। डॉक्टर खालिदा मैडम और भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खालिदा मैम का सेशन बड़ा दिलचस्प था। शायद मैं वो बातें नहीं कह पाऊंगा जो मैडम ने कहा। नो डाउट मैडम इज वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस्ड। उन्होंने बहुत अच्छा इंटरेक्ट किया, बहुत सारे सवालात का जवाब आपके सामने आया। मेरे जहन में भी उलझने थी, वो भी दूर हुई हैं। शायद मैं भी यहाँ से कुछ चीज़ें ले जाऊँगा और उसको फैलाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। आपका इस सेशन में इस्तकबाल है, स्वागत है। ज़रा इसको आप तमाम टीचर्स हैं। टीचर्स का मुकाम किसी भी समाज में बहुत बड़ा होता है, ऊंचा होता है। और हम जिस फेथ को मानने वाले हैं उसमें तो टीचर का मुकाम बहुत ही ऊंचा है। कहा गया कि टीचर पेरेंट के सम्मान। अभी हमारी एक बहन ने कहा कि हम तो माँ बाप से ज़्यादा हैं। यस सर्टेनली, डेफिनेटली आप माँ बाप से भी ज़्यादा हैं। तो माँ बाप से जब ज़्यादा हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं है कि यू शुड एक्सपेक्ट द रेस्पेक्ट। आप रेस्पेक्ट हासिल करने के लिए बड़े हैं ऐसा नहीं है, और डेफिनेटली आपके जहन में ये नहीं है। आप जब बड़े हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। अभी आपने सुना कि बच्चों के बिहेवियर अलग अलग है, तो उनके बिहेवियर को सेटराइट करने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए, चेंज करने के लिए, उसमें बदलाव लाने के लिए जहाँ पेरेंट की ज़रूरत है वहाँ आपकी भी ज़रूरत है। तो आपको बहुत ज़्यादा एम्पावर होना चाहिए, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पॉइंट, आप में से कोई मुझे ये बताए कि अभी जो 21st सेंचुरी प्रेजेंट डे टीचर की 5 बेस्ट क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? प्लीज रेज योर हैंड एंड हेल्प मी। 5 बेस्ट क्वालिटी आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये लर्निंग सेशन है, आपसे मैं सीखूंगा और अगर पॉसिबल हुआ तो मुझसे आप सीखने की कोशिश करें। जी नहीं, सुनाई नहीं दिया। आप खड़े होकर बताइए कि 5 बेस्ट क्वालिटीज आई वांट। अच्छा, 2 माइक है, वेरी गुड। टीचर को ईमानदार होना चाहिए,
अच्छा, ईमानदार का मतलब बड़ा वेग होता है। ईमानदार का मतलब क्या, जरा सा बताइए आप। अपने वक्त पर पाबंद हो ईमानदार, तो टीचिंग पाबंद मतलब ईमानदार की मतलब ये है कि जो उसको पढ़ाने के लिए दिया गया वो अपनी जिम्मेदारी वही निभाता हो। मतलब मैं अगर अंग्रेजी में इसको कहूँ, रिस्पॉन्सिबल हो, इज दैट ओके? ठीक है, रिस्पॉन्सिबल हो। तो जब रिस्पॉन्सिबल हो हम कहते हैं तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का शऊर होना चाहिए, उसके या उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट, शी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, राइट? एनी अदर पॉइंट? टेक्नोलॉजी ओके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ओके से मानुस होना बहुत जरूरी है। ओके ओके। आज की टीचर को टेक्नोलॉजी से वाकफियत या टेक सेवी जिसे कहते हैं, तो टेक सेवी होना चाहिए। इसके लिए एक टर्म अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इस्तेमाल किया है। अगर आप बोर्ड यहाँ रख दें तो मैं नोट करते जाऊंगा, और मैं जो चीजें लिखाऊंगा आप नोट कर लीजिए और अपने तौर पर इस पर और ज्ञान हासिल करने की कोशिश कीजिए। पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ना, दोनों तरफ आ जाएगा। What is NEP? न्यू एजुकेशन पॉलिसी Oh, नहीं, एजुकेशन हाँ राइट। अभी न्यू कहाँ से रही? ओके, इट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। किस सन में आई थी, कब आई है? 2020। वंडरफुल, वेरी गुड। तो बहुत बेहतरीन पॉलिसी है NEP 2020। NEP 2020 कहती है कि टीचर्स को टेक सेवी होना चाहिए। उसके लिए उसने टर्म इस्तेमाल किया है ICT, यानी आप अपनी एजुकेशन और अपनी शिक्षा प्रणाली में, पेडागॉजी में, तदरीसी अमल में आपको ICT इंटीग्रेट करना है। सो व्हाट इज दिस ICT? जो ये आपने कहा, आपसे रिलेटेड चीज है ये। एनीबडी कैन एक्सप्लेन मी व्हाट इज ICT? नो, आपको जानना चाहिए। ओके, नो इश्यू। इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। कंप्यूटर नहीं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका प्रयोग, इसका इस्तेमाल अभी बहुत ज्यादा रिकमेंड किया गया है ICT। थैंक यू सो मच। तो आप इसको नोट कीजिए और आप और ज्ञान हासिल करने की कोशिश करिए कि आप ICT का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ओके, कोविड में तो आपने कुछ किया, लेकिन और अब दुनिया इतनी बड़ी हो गई है कि पूरी दुनिया का बेसिक कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही होता जा रहा है। ओके, अब बच्चे कंपेयर करते हैं आपकी टीचिंग में और यूट्यूब पे जो टीचर आ रही है उसमें देखते हैं। ओके, कि विच टीचर इज गुड। मेरी टीचर ने ये कहा और यूट्यूब की टीचर ये कह रही है। ओके, सो योर कंपैरिजन इज विद होम। किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है अभी आपका? बोलिए, यूट्यूब टीचर। ओके, तो ये है, इसको हम यहीं रखते हैं और मौका मिलने पे और हम बात करेंगे ICT पर, या इसका एक कभी सेशन ले लेंगे ऑनलाइन प्रोग्राम, या फिर आप अपने तौर पर YouTube पर जाइए, ICT टाइप कीजिए, आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। आपने दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बताई हमारी बहनों की तरफ से। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, यस प्लीज मैडम। ओके, टीचर शुड बी फ्रेंडली। वेरी गुड। ओके, फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंडली, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। राइट, फ्रेंडली। नेक्स्ट,
अपने सब्जेक्ट के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट ओके, वेरी गुड, बेस्ट आपने कहा। देखिए एनईपी ने एक और चीज कही है, उसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ओके, ये आपके जितने सीबीएसई स्कूल्स हैं, सीबीएसई स्कूल्स में अभी चल रहा है ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, और अप टू ग्रेड 5 एनईपी यही रिकमेंड करती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि एटलीस्ट अप टू ग्रेड 5 दिस सिस्टम शुड बी फॉलोड। व्हाट इज दैट सिस्टम? अभी सिस्टर ने कहा, मैंने उसको टेक्निकल टर्म में लिख दिया। व्हाट इज दैट सिस्टम? यस प्लीज, क्या है लिखा हुआ है बताइए, बस पढ़ के बताइए, घबराइए मत, नीचे जो मैंने लिखा है वही कह दीजिए ना। ना ना ना, मैंने ये पूछा, सवाल समझ लीजिए कि अभी आपको एक अप्रोच, पेडागोजिकल अप्रोच यूज करना है, अडॉप्ट करना है, उसका नाम वो है जो मैंने लिखा है। मैंने क्या लिखा है देखिए, दिख रहा है मुझे? मत देखिए, वहां देखिए क्या लिखा मैंने। नो, टेक्नोलॉजी फर्स्ट लिखा, सेकंड मैंने नीचे जो लिखा, इधर आके पढ़िए, करीब जाके पढ़िए, नीचे वाला सबसे नीचे। आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? आप टीचर नहीं है? ओ बैठ जाइए, तो रॉन्ग नंबर डायल हुआ गया। ठीक है, टीचर इधर बैठी हुई है क्या? ओके, आप बताइए। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, पहले मैंने इतने ही कहा, हमारे टीचरों को भी चाहिए कि जवाब देना सीखें, सवाल भी स्मार्ट हो, जवाब भी सटीक होना चाहिए। राइट, ओके, जैसा हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, बाद में टीचर ही घुमा के जवाब देते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ओके, मैंने ये पूछा कि क्या अप्रोच है वो। हमारी एक सिस्टर ने कहा कि दूसरे सब्जेक्ट का भी ज्ञान होना चाहिए, तो उन्होंने जो बात कही वही बात एनईपी कह रही है, और एनईपी ने उसको टेक्निकल टर्म दे दिया, उसका नाम क्या है? वेरी गुड, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। आप गूगल कीजिए, उस पर आपको बहुत सारी क्या कहना चाहिए वीडियोस मिलेंगी, मेरी वीडियो भी उस पर है, आप देख लीजिए, मेरा 45 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर है उस पर। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बाय सैयद तनवीर अहमद बैंगलोर टाइप करेंगे तो आपको उसका पूरा मेथड आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो ये एनईपी कहती है कि अप टू ग्रेड 5 यही होना चाहिए, अप टू ग्रेड 5। चलिए, अब कोई बता सकता है ये क्या सिस्टम है? What is this system all about? बहुत आसान है, आप सारे लोग जानते हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। देखिए, मेरी क्लास में सिस्टम ये होता है कि जो रॉन्ग आंसर देगा उसको 100 नंबर मिलेगा, क्योंकि उसने हिम्मत। यस मैडम, वेरी गुड, आप 100 नंबर ले लिए। आप बताइए। नहीं, मैं तो ग्रेड 5 तक कह दिया, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए, सवाल पहले समझना चाहिए। अभी मैडम ने कहा कि लिसनिंग भी एक आर्ट होता है, सुनना भी एक आर्ट होता है। मैंने ये पूछा कि व्हाट इज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ पेडागोजी एजुकेशन टीचिंग, इसका क्या मतलब है? आपने कहा ग्रेड 5 तक पढ़ाना चाहिए, ठीक है, वो तो कैटेगराइजेशन हो गया। कैटेगराइजेशन ये है कि फाउंडेशनल एजुकेशन, आप एक दूसरा सब्जेक्ट बयान कर रही है, वो भी एनईपी का है। अप टू ग्रेड 2 इज ए फाउंडेशनल एजुकेशन, देन 3rd, 4th, 5th is a preparatory, 5th, 6th, 7th and 8th of
क्लासेस। आई डिड नॉट आस्क दैट, मैं वो नहीं पूछा, मैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से ये पूछा हूँ आपसे। यस, अरे आपने तो जवाब दे दिया था, जरा ट्राई करते हैं दूसरों से, उसके बाद आपके पास आते हैं। जी बताइए। ओह, आप बीएड हैं? हाँ, इसलिए आपने सही जवाब दिया है, लेकिन इससे रिलेटेड जवाब नहीं है, वो तो स्टाइल्स ऑफ लर्निंग है ना, ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। आपने जो कहा सही कहा है, वो स्टाइल्स ऑफ लर्निंग में आते हैं, यानी सुन के सीखो, देख के सीखो, करके सीखो, तीनों की थर्ड को काइनेस्थेटिक कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गुड, आपने जवाब दिया कुछ ना कुछ, बट ये जवाब नहीं। राइट, आप भी दीजिए जवाब। अरे चलिए ट्राई कीजिए। थोड़ा सा करीब आए हैं आप, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। जी बताइए। या और माइक दीजिए। देखिए आखिरी जवाब लेते हैं, उसके बाद क्लोज। Sir, can I explain in advance more? So computational biology is the best example of multidisciplinary, because here we are solving the biological problem with the help of computational technique. So here we are applying more than one disciplinary, and on the other hand जो दूसरे subjects को use करके हम किसी problem को solve करने की कोशिश करते हैं, मतलब more than multiple approaches वहाँ पर होना चाहिए। तो सर उसको multidisciplinary approach बोलते हैं। आपका जरा इंट्रोडक्शन दीजिए मुझे। Sir, myself Faizan Ahmed. Currently I am working as a lecturer in Holkar Science College, and IIT Delhi से ट्रेनिंग कर चुका हूँ मैं, and RR GATE से रिसर्च वर्क किया था। यहाँ क्यों हैं आप? सर 11th-12th बायोलॉजी पढ़ाता हूँ अलीगढ़ स्कूल में। ओह अच्छा। IIT से क्या किया आपने? सर वहाँ से ट्रेनिंग की थी, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी एज वेल एज ड्रग डिजाइन ट्रेनिंग। अच्छा, यहाँ क्या सब्जेक्ट ले रहे हैं? सर यहाँ पे 11th-12th बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ मैं अलीगढ़ में, एंड होलकर साइंस कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स एडवांस कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ठीक है, आपके जवाब से थोड़ी ऐसी वो आ रही थी कि आप थोड़ा सा हटके हैं। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, आपने जवाब दिया। जवाब तो इनका 80% करेक्ट है, लेकिन जो IIT वगैरह में जाके आता है ना, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो सिंपल चीज को कॉम्प्लेक्स बना के पेश कर देता है। ओके, लेकिन उसका रिवर्स भी हो जाता है। कॉम्प्लेक्स चीज को चंकिंग डाउन कहते हैं, बैठ जाइए, वो चंकिंग डाउन भी करते हैं। ये अभी जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एजुकेशनली एडवांस कंट्रीज हैं, कौन से कंट्रीज एजुकेशनली एडवांस और डेवलप्ड हैं, क्या आप बता सकते हैं? USA, चलो अमेरिका का तो भूत सवार रहता है, किसी भी चीज के लिए कहिए अमेरिका नंबर 1 समझा जाता है, लेकिन अमेरिका नंबर 1 नहीं है एजुकेशन। रशिया ठीक है, चलिए बोलते रहिए, ठीक है। जापान ठीक है, ओके फाइन। जापान एक जमाने में फिनलैंड था, फिनलैंड का बड़ा चर्चा था। ओके, अभी फिनलैंड है, जापान है, साउथ कोरिया है, कनाडा है, ओके, सिंगापुर है। तो ये कंट्रीज ऐसे हैं जो एजुकेशनली वेरी एडवांस हैं। तो फिनलैंड में, जापान में ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत इस्तेमाल होती है। कैसे है? ग्रेड 5 तक टीचर क्लासरूम में दाखिल हुई। अच्छा जी, हमारे पास भी अभी इंडिया में प्री स्कूल में है। अभी एक मैडम ने एग्जाम्पल दिया आपको, वो वाटर पोर करने का, ठीक है, वाटर पोर करने का या ग्रीन है, इस तरह के एक्टिविटीज वाला वो कौन सा सिस्टम है? डू यू नो दैट? या बच्चों को एक्टिविटीज के जरिए प्री स्कूल में ज्यादा पढ़ाया जाता है। ओके, एनी आइडिया? मैं थोड़ा सा बीच बीच में दूर तक चला जाता हूँ, काइंडली बेयर विद मी। उस सिस्टम का नाम क्या है प्री स्कूल का? जी, मॉन्टेसरी नाम सुना होगा आपने जी, मॉन्टेसरी सिस्टम है, ठीक है। मॉन्टेसरी सिस्टम को मॉन्टेसरी सिस्टम क्यों कहा जाता है?
एनी आइडिया? हाँ हाँ, सर को मालूम है, टीचर्स बताइए। मॉन्टेसरी सिस्टम क्या है? मॉन्टेसरी सिस्टम कोई बता सकती हैं? यस प्लीज। इसको नाम ऐसा क्यों आया मॉन्टेसरी? जरा जोर से बोलिए, यस प्लीज। हाँ माशाल्लाह, नहीं आपने सवाल नहीं सुना। हमने ये पूछा था कि मॉन्टेसरी सिस्टम को मॉन्टेसरी सिस्टम क्यों कहा जाता है? नहीं, आप जरा ज्यादा आगे चली जा रही हैं। चलिए, ये सही, आप खड़े होकर बोलते तो ज्यादा बेहतर था। मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने उसको फाउंड किया था। मारिया मॉन्टेसरी इंदौर के किस इलाके में रहती थी? जी, इंदौर में नहीं रहती थी? अरे माशाल्लाह, वेरी गुड। हम तो समझ रहे थे कि आपके बगल में रहती थी। ठीक है, ओके ओके। फाइन, फिर कहाँ थी? इंदौर में जो बाल निकेतन चलता है जी, इंदौर का जो बाल निकेतन संस्था थी ये मोगे ताई चलाते थे। अच्छा सर, हमने वहीं से हमने मॉन्टेसरी किया हुआ है। अच्छा, आपने मॉन्टेसरी ट्रेनिंग ली है? हाँ, ओह वंडरफुल, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप यहाँ क्या करते हैं? कहाँ पर? अलीगढ़ में कौन सा डिवीजन देखती हैं? क्या सब्जेक्ट देखती हैं? मैं केजी फर्स्ट लेती हूँ सर। ओह वंडरफुल। क्या शुभ नाम आपका? मैं अनीता गांधी। अनीता गांधी। गांधी। ओह, आप गांधी फैमिली से एनी रिलेशन? चलिए, बहुत अच्छा नाम है आपका। तो ऐसा है कि आप सीखिए और आप इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। आप तो सीख चुकी हैं, आप प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन कम करते हैं। हाँ ठीक है, तो चलिए अब हम उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आप बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। मारिया मॉन्टेसरी एक इटालियन लेडी थी। इटालियन लेडी ने इस सिस्टम को इवॉल्व किया। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच मारिया मॉन्टेसरी ने भी इस्तेमाल किया। होता यह है कि मॉन्टेसरी सिस्टम में एक जो मेंटर रहती है, फैसिलिटेटर, वो 3 घंटे तक वो एक ही क्लास लेती है। पूरा जो प्री स्कूल का 3 घंटा है वो एक ही चलाती है। अब वो कैसे चलाती है? मान लीजिए वो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रही है। इंग्लिश लैंग्वेज में उसने एयर पढ़ा दिया, AIR, एयर। ओके, एयर मतलब हवा। अब हवा के प्रॉपर्टीज बताना शुरू कर दी। तो एयर जब पढ़ाएगी तो उसने क्या पढ़ाया? इंग्लिश पढ़ाया। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पढ़ा दिया उसने, तो क्या पढ़ाया? साइंस पढ़ा दिया। ओके, उसके बाद उसने कहा कि देखो जब पहाड़ी के ऊपर चले जाते हैं तो जरा सा एयर कम हो जाती है। ओके, फिर उसने ट्रैवल किया हिमालय की तरफ या रेगिस्तान की तरफ, तो क्या पढ़ा दिया उसने? जियोग्राफी पढ़ा दी। वेरी गुड। तो इसको कहा जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ओके, एक साथ आप कई चीजों को मिलाकर पढ़ाएं और बच्चों को ज्ञान दें, तो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप होता है और एक इंटरेस्ट के साथ साथ बच्चा एक दूसरे से चीजों को कोरिलेट करता है। तो ये है, और ये जो 45 मिनट्स में हम कंपार्टमेंटलाइज कर दिए हैं चीजों को, उसको खत्म किया जाता है। ओके, तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आप इतना सीख लीजिए और बातें मैं आगे चलकर बताऊंगा, या फिर आप गूगल कीजिए और बाद में जानने की मजीद कोशिश कीजिए। और आप कोशिश ये करें कि अप टू ग्रेड 5 मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इस्तेमाल करें। अब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच एज ऑन टुडे आप इस्तेमाल करेंगे तो शायद मैनेजमेंट खुश नहीं होगा, मैनेजमेंट की तरफ से बाधा आ जाएगी, लेकिन आप कल के लिए तैयार रहिए। कल को तो ये इस्तेमाल करना ही करना है। अभी CBSE में तो ये इस्तेमाल
होता ही है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ओके, तो अब हम फिर अपने बेसिक सवाल की तरफ आते हैं। मैडम ने कहा था कि बहुत सारे सब्जेक्ट का टीचर को ज्ञान होना चाहिए, तो उसमें हमने ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की। और क्या होना चाहिए? जी, टीचर्स के कैरेक्टर। ओ वेरी गुड, माशाल्लाह। क्या नाम आपका? उसके लिए टेक्निकल टर्म जो एनईपी ने कहा है, क्या है आप जानेंगे? मालूम है किसी को? अब टीचर दाखिल नहीं रही, टीचर का टर्म खत्म हो गया। ये जो टर्मिनोलॉजी है, मतलब टर्मिनोलॉजी, उस टर्मिनोलॉजी को एनईपी ने कहा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टीचर इज नॉट टीचर। टीचर का नाम आते ही सबसे पहले छड़ी आती है ना? या टीचर का नाम आते ही चॉक एंड टॉक। ओके, ऑल ऑफ यू कीप क्वाइट, ये आता है। Q&A आता है, क्वेश्चन एंड आंसर्स आते हैं, होमवर्क आता है, एग्जामिनेशन आता है। तो कहा कि ये सब खत्म। अब टीचर जो है, टीचर नहीं, हमारे सिस्टर ने कहा टीचर को आइडियल होना चाहिए। उसके लिए कहा गया टीचर शुड बी फैसिलिटेटर, और दूसरा टर्म इस्तेमाल हुआ है टीचर शुड बी, क्या होना चाहिए? मेंटोर। फैसिलिटेटर मतलब आप बच्चे को ज्ञान हासिल करने के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं। पहले होता यह था कि आप ज्ञान को बच्चों के दिमाग में डालते थे। ओके, देखिए जो कन्वेंशनल टीचर थी वो क्या करती थी? ट्रांसफर ऑफ, वेरी गुड, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, बल्कि नॉलेज भी नहीं, इंफॉर्मेशन। ये कन्वेंशनल टीचर हुई। अभी जो टीचर है, आप स्मार्ट टीचर, आप लोग जो बैठे हुए हैं, ये लोग क्या करते हैं? मेंटरिंग करते हैं। मेंटरिंग मतलब क्या है बताइए? ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी। आप ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, पूरी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ओके, अभी जो एनईपी के कॉन्टेक्स्ट में, इन द लाइट ऑफ एनईपी, एनसीएफ आया है। एनसीएफ किसे कहते हैं? यस, वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। जरा आपको क्या आपके पास जायज ना जायज का कुछ मामला है? अच्छा, कुछ मौलाना लोग फतवा तो नहीं देती है। ठीक है, ताली तो बजा सकते हैं ना। चलिए, क्या नाम मैडम का? रूबीना खान। क्या बैकग्राउंड है आपका? आर यू बीएड? ओह माशाल्लाह, एमए इन इंग्लिश एंड बीएड, वेरी गुड। व्हाट इज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क? ये टीचरों को जानना जरूरी है। आप टीचर नहीं बन सकते जब तक ये बुनियादी चीजें नहीं जानते। और एक चीज मैं आपको डराने वाली नहीं बोल रहा हूँ, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। एनईपी के अंतर्गत गवर्नमेंट ये कहती है कि अगले चंद वर्षों में, अगले चंद सालों में, अगले चंद वर्षों में सारे स्कूलों में टीचर्स ट्रेन होनी चाहिए, बीएड क्वालिफाई